1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हमने लाइम जूस कॉर्डियल सप्लाई किया था। आज की डेट में नीलॉन ग्रुप कितना बड़ा है? 450 करोड़, ऑलमोस्ट कश्मीर से तमिलनाडु, नागालैंड से राजस्थान अवेलेबल है। 35 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, केरला छोड़ के। पुरानी टीम थी पिताजी के टाइम की, उनको कैसे हैंडल किया? द ओल्ड सीईओ वाज रिप्लेस्ड विद द न्यू सीईओ। कुछ लोगों ने बोला कि सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो उनका अप्रोच था छोड़ के जाना है तो आ जाओ ना, धमकी क्यों दे रहे हो। रेसिग्नेशन की दो जगह होती है, या तो मेरा टेबल या डस्टबिन, जेब नहीं होती। और कौन कौन से आपने प्रोडक्ट चालू किए? हम एकमात्र कंपनी इंडिया में जो 17 ब्रांड्स अचार के चलाती है। रणवीर और राजस्थान है, दिल्ली दरबार है, शेर पंजाब है, उत्तम प्रदेश, जोहार झारखंड, आपन बिहार। और हमारा मानना है कि मैक्सिमम एक पीढ़ी और उसके बाद ये और घर पे अचार डालने वाले लोग नहीं रहेंगे। एयरलाइंस का ब्रांड आ गया इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। अब वो आटा दाल मसाला सब में आ गए। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हो? अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग फूड के अंदर मान लो बिजनेस स्टार्ट करने सोच रहा है, कहाँ जाना चाहिए? वो मैन्युफैक्चरिंग पे या कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे? मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे B2B पे जाना चाहिए या B2C पे? सिर्फ B2B में सेल्स फास्टर मिलेगी, B2C में। मैं आपकी वेबसाइट चेकआउट कर रहा था, पंकज त्रिपाठी जी ब्रांड एम्बेसडर देखिए। पंकज त्रिपाठी सर का ब्रांड पर्सोना जो है ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ। हमारा निलॉन्स का भी ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ। वी आर अ कंपनी विच इज अ स्ट्रॉन्ग हिंदी हार्टलैंड कंपनी। इंडियन कंज्यूमर कैसा है सर, लॉयल है या प्राइस सेंसिटिव है? इंडियन कंज्यूमर यूनिक या अनयूजुअल अचार जो आपने सुना हो? बैम्बू का अचार। इंडियन ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं होते? एडवाइस टू न्यू एंटरप्रेन्योर, मोस्ट कंज्यूम फ्लेवर इन अचार। कोई ऐसी 3 चीज जो मार्केटिंग में आपने करी और नहीं चली? मैं बात करूंगा आज एक कंपनी की जो करती है 500 करोड़ का टर्नओवर, और जिन्होंने शुरुआत तो अचार से की थी, लेकिन उसके बाद टूटी फ्रूटी, गार्लिक पेस्ट, ऐसे करके 8 से ज्यादा कैटेगरी में है, और 3 कैटेगरी में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। मैं बात कर रहा हूँ नीलॉन्स ग्रुप की, और हमने पॉडकास्ट किया उनके फाउंडर मिस्टर दीपक संघवी जी से, जिन्होंने जब कंपनी ज्वाइन की थी तब टर्नओवर था मात्र 8 करोड़ रुपए, और आज टर्नओवर हो गया 500 करोड़ रुपए, और ये हुआ सिर्फ 20 साल में। तो 20 साल में कोई कंपनी कैसे 50 गुना से ज्यादा बड़ी कर सकता है, वो भी FMCG सेक्टर। ये इंडिया के 20 से ज्यादा स्टेट में अवेलेबल है, 3 लाख से ज्यादा आउटलेट पे अवेलेबल है। तो ये अपने आप में एक टिपिकल जीरो से हीरो की, या मैं कहूँ व्यापारी से CEO की कहानी। तो FMCG बिजनेस कैसे ऑपरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए जाते हैं, सेल कैसे बढ़ाई जाती है, नए प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किए जाते हैं, मार्केटिंग का क्या रोल है, फाइनेंस का क्या रोल है, आपको बिजनेस B2B करना चाहिए, B2C, प्रीमियम में लॉन्च करना चाहिए, मास में, मेट्रो में करना चाहिए, नॉन मेट्रो में, मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी चाहिए, बाहर से करवानी चाहिए। ये सभी सवालों के आंसर हमने इनसे पूछे, जाने एक लॉजिक के साथ। तो अगर आप एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं जिसको बढ़ाना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे, तो ये सारे सीक्रेट आपको जानने को मिलेंगे इस पॉडकास्ट में। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री से, FMCG से, या किसी भी बिजनेस से, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा देर नहीं करते, सीधे चलते हैं पॉडकास्ट में। वेलकम दीपक जी टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राजू। सर, आपने जीरो से 500 करोड़ की कंपनी खड़ी की है, इनफैक्ट 8 करोड़ से 500 करोड़ की कंपनी, पिछले 20 साल में 50 गुना आपने ग्रोथ की है। तो बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है, आपसे एक तरह से मास्टर क्लास हमें करनी है, ताकि बहुत सारे लोग जो FMCG बिजनेस कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर रहे हो, उनको एक लर्निंग मिले, और आपकी जर्नी भी लोगों से शेयर करेंगे ताकि लोग इंस्पायर हो। तो हम डे 1 पे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आज की डेट में नीलॉन ग्रुप कितना बड़ा है? सर, हमारा टॉप लाइन है 450 करोड़, और हम लोग इंडिया में ऑलमोस्ट कश्मीर से तमिलनाडु, नागालैंड से राजस्थान अवेलेबल है, केरला स्टेट छोड़ के। ठीक है। लगभग 35 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी टोटल 8 कैटेगरीज में हम काम करते हैं, जिसमें से टॉप 5 कैटेगरी 93% ऑफ द टॉप लाइन है। सेल्स टीम लगभग 750 लोगों की है। वी रीच रिटेल पॉइंट 3300 डिस्ट्रीब्यूटर है। लगभग 4 लाख रिटेलर को हम डायरेक्ट रीच करते हैं, 2.5 लाख रिटेलर को इनडायरेक्ट रीच करते हैं थ्रू होलसेलर। 110 सुपर स्टॉकिस्ट है, एंड एक्सेप्ट साउथ इंडिया, वर्चुअल प्रेजेंस इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ है। तत्र सर्वत्र है आप। जी। चलो सर, नीलॉन की जर्नी की अब अपन ने बात आ गई आज 2026 के इस दिन पे। अब बात करते हैं नीलॉन के डे 1 पे, कि भाई नीलॉन की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत का क्या था, और आप जब आए 2004 में नीलॉन में, शुरुआत से लेके 2004 तक की जर्नी को एक बार अपन समराइज कर लेते हैं, कैसे था, हाउ वाज द जर्नी? 1962 में निलॉन्स की शुरुआत हुई। मेरे पापा और बड़े पापा ने मिलकर शुरुआत किया। हम लोग फार्मर थे, और मेरे पापा BSc एग्रीकल्चर करके आए, तो उनका था कि भाई कुछ पढ़े हैं तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। तो जब निलॉन्स की शुरुआत हुई 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हमने लाइम जूस कॉर्डियल सप्लाई किया था। उस समय लाखों रुपए का माल सप्लाई किया था 42 में, आजादी से पहले। तो इसलिए पहला प्रोडक्ट लाइम जूस कॉर्डियल ही था, क्योंकि वो कहीं उनके फादर्स बना के बेच चुके थे। फिर स्क्वाशेस था, फिर कैन प्रोडक्ट्स होता है ना, बेक बीन्स और कैन पाइनएप्पल, मिक्स फ्रूट कॉकटेल, स्क्वाशेस थे, ये सारे प्रोडक्ट्स थे। अचार की एक्चुअली शुरुआत 1967 में हुई। पहले 5 साल में अचार का प्रोडक्ट था ही नहीं।
बट पहला सुपर हिट प्रोडक्ट जहां से कंपनी प्रॉफिटेबल में आई 1969 तक वी वर स्टिल इन लॉस। ठीक है। तो तो पहला 63 में चालू हुई थी, 62 62 में चालू हुई और 60। 9 में पहला प्रॉफिट ठीक आया, है। तो 7 साल बाद पहला प्रॉफिट आया, और जहां से प्रॉफिट आया वहां से फिर एक फोकस आया कि अब अचार में पैसा मिल रहा है, बाकी में नहीं मिल रहा है, तो एक एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करते चले गए। हम्म, अचार एक प्रोडक्ट था। 1971 में टूटी फ्रूटी, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट टूटी फ्रूटी मेकर है पपाया बेस्ड टूटी फ्रूटी, तो वो 1971 में उसकी शुरुआत हुई। वो प्रोडक्ट ने लॉन्च ने ही इंडिया को दिया, इंट्रोड्यूस इंडिया में हम लोग ने किया। तो ये दो हमारे की प्रोडक्ट हैं। लगभग यही दो प्रोडक्ट 2001 में जब मैं ज्वाइन किया पिताजी के डेथ के बाद, जब तक यही दो प्रोडक्ट थे। 96% सेल इसकी आती थी। इसके अलावा केचप था, जैम था, वर्मीसिली था, ये 3 प्रोडक्ट और थे, बट इसकी सेल 4 ही परसेंट थी। 96 पिकल एंड टूटी फ्रूटी थी। एंड एक 1984 में हमने उस समय इंडिया में वेव चला था, रसना लॉन्च हुआ था, और पूरे देश में रसना एक तरफ चलता था, तो 100 सवा 100 ब्रांड लॉन्च हुए थे। हाँ। सुधा से लेके हम लोग का एंजॉय से लेके तो उसमें हम लोग ने कोशिश पापा ने की थी, एंजॉय लॉन्च करा था, लेकिन वो 3 साल 4 साल एफर्ट करने के बाद वी कुड नॉट मेक बिग देयर, वो एक कैटेगरी बंद हुई थी। सो ये एक जर्नी रही। ओके, अचार जैसे आपने 79 में, 69 की 69 बात करें, 69 में आपने चालू किया। में। उस समय तो इंडिया में मतलब ऐसा था कि हर आदमी घर में ही अचार अपना हाँ, अचार बना के रखते थे। 99.9। हाँ। तो बाहर का अचार लेना, बाहर का अचार कौन लेता था? आपने क्यों सोचा इसको अचार को जी। कमोडाइज किया जाए? और कौन थे फर्स्ट सेट ऑफ बायर, कौन थे, किसने लिया? सी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर जगह सेट ऑफ बायर्स अलग होते थे, बट हमारे पास एक उस समय में एक वीसी जैन करके व्यक्ति थे, उन्होंने हम्म, कंपनी में काफी कुछ काम किया। हम्म, ऑलमोस्ट 20-25 साल तक वो अपनी एक ब्रीफ केस छोटी सी जो होती थी वीआईपी की, वो लेके 20 दिन टूर पे निकल जाते थे। 2 कपड़े होते थे, रोज आयरन किया, ये किया, निकल जाते थे और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते थे। एज यू आर राइटली सेइंग कि अचार का कैटेगरी इतना छोटा था कि आपको सेल नहीं मिलेगी, तो ओनली वे टू गेट सेल इज एक और टाउन में जाओ, एक और टाउन में जाओ। हम्म, तो हम उस समय की बात करें, 1970-80 के दशक में हम जलगांव में बैठ के हम दरभंगा, आपका डाल्टनगंज, झिरीमिरी, मतलब हर जगह, मनेंद्रगढ़, पूरे देश में हम डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बना वो रहे थे। जगह जहाँ से ऑल इंडिया रेडियो पर रिक्वेस्ट आती थी, आती थी। झुमरी तलैया हाँ, से। वहां वहां तक हम पहुंचे हैं। हर जगह की शेयर शायद से 1000-2000 रुपए आती थी। हाँ। क्योंकि कुछ लोग तो हमेशा होते हैं, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज अगर हम 2026 में हैं, तो 80% लोग 2026 में जी रहे हैं, 10% 2036 जी रहे हैं, और 10% अभी भी 2016 में अटके पड़े हैं। तो ये हमेशा ही दुनिया रहेगी रहेगी। तो एवरीबडी विल बी अहेड ऑफ द कर्व, सम विल बी अहेड ऑफ द कर्व। तो वैसा 1969 में भी सम पीपल हु वर अहेड ऑफ द कर्व, हम्म, वो अचार लेते थे। बट ऑन ग्राउंड, जैसे हमारे को, मुझे याद है कि एक हमारे रोशन खन्ना जी जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने कोशिश करी सेल बढ़ाने के लिए, तो वो रेस्टोरेंट्स में जाते थे हम्म, कि भैया आप ये अचार भी टेबल पे रखो, तो अचार से मुंह में पानी छूटेगा, तो आदमी को भूख ज्यादा आएगी, तो आपका रोटी सब्जी ज्यादा खाएगा। तो उन्होंने रेस्टोरेंट में अचार रखवाना चालू किया, 1970s की बात कर रहा हूँ। तो देवर पीपल हु थॉट देयर ओन वेज टू कंट्रीब्यूट। मतलब उस वक्त 1970s में टूटी फ्रूटी ये पान में प्रोडक्ट था ही नहीं। हम्म, बट मनसुख भाई गांधी जो हमारे गुजरात के सुपर स्टॉकिस्ट थे, उन्होंने जब ये प्रोडक्ट देखा पापा के टेबल पे, तो बोले यार मुझे लगता है हमारे यहाँ गुजरात में मीठा पान बहुत चलता है, गुलकंद गुलकंद डलता है उसमें, ये भी डलवा दूंगा तो कलरफुल करके लोगों को अच्छा लगेगा मीठा पान में। तो वो इंट्रोडक्शन उन्होंने करवाया, मतलब जिस कैटेगरी को एग्जिस्ट ही नहीं था, हम्म, वो एक हमारे मनसुख भाई गांधी जाके उसको इंट्रोड्यूस कराए, एंड वहां से कैटेगरी बिल्ड हुई। क्या बात है। तो सर मतलब आपके पिताजी और बड़ा पापा और पापा ने चालू किया था। जी। आपकी एंट्री जो हुई निलॉन में वो हुई 2004 में, नहीं, 2001 में। 2001 में। हाँ। तो तब आप क्या कर रहे थे और एंट्री आपकी कैसे हुई कंपनी में? तो मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ। मैं हम्म, 95 से 99 इंजीनियरिंग किया। ठीक है। मैं पॉलीमर इंजीनियर हूँ। हम्म, और मेरे फादर को ऐसा लगता था उस समय फूड इंडस्ट्री, खासकर अचार जैसी इंडस्ट्री वाज, एंड टूटी फ्रूटी इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज थी। हम्म, मतलब कैरी काटने के लिए हाथ से अड़कित्ते से काटा जाता है, फैक्ट्री में 100-200 लोग आते हैं, कहीं ना कहीं वो अड़कित्ते से काटने से उंगली कटेगी, इंजरी होगी। तो उनको हर फादर को लगता है मेरा बेटा इतने कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों जाए, तो उन्होंने बोला तू पॉलीमर इंजीनियर बन रहा है, तेरे लिए नया इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे, बटन से फैक्ट्री चलेगी, सब काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा कि फूड वो चला लेंगे, मेरे को लाइफ थोड़ी ईजी देना चाहते हैं, जो फादर सही बात। चाहेंगे। तो मैं पॉलीमर पढ़ के आया, और 1 डेढ़ साल मैं बोला कि पापा आपके अंडर ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ, और उस दरमियान में मैं पॉलीमर में क्या करना है वो भी कर लेता हूँ। तो मैं 98 में गया था जर्मनी, वहाँ वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लास्टिक एग्जीबिशन होता है। मतलब इंजीनियरिंग के ज़माने में शायद से अपने कॉलेज में पॉलीमर के एग्जीबिशन को जाने वाला मैं अकेला रहा होगा। तो उस समय मैं जर्मनी गया K98 वाला एग्जीबिशन में। फिर 1999 में मैं ताइवान गया कुछ नई टेक्नोलॉजीज को, पॉलीमर्स को समझने के लिए। और कुछ एक मोटा मोटी एक लाइन डिसाइड कर ली कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे। एक फैक्ट्री की जमीन भी हमने फाइनल कर ली कहाँ करेंगे। ठीक। और उस दरमियान में 2000 फिर मुझे एक मौका मिला आई एम अहमदाबाद का प्रोग्राम का, 4 मंथ्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम। तो मैं 2000 नवंबर में आई एम अहमदाबाद गया, अप्रैल में लौट के आया। 4 महीना बहुत सीखा, बिकॉज जिस माहौल में आप रहते हो वैसे पियर्स ही ऐसे हैं। पीयर्स ही वैसे है, प्लस आपके प्रोफेसर वैसे है, तो कम से एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशन होके आया। एंड उसके 3-4 महीने में पापा की डेथ हो गई सितंबर में। हम्म,
तो घर का अकेला था, बाबूजी और पापा ने मिलकर स्टार्ट किया था, बट चलाते पापा ही थे, बाबूजी किसान थे। तो क्योंकि उनके फादर की डेथ यंग हो गई थी, तो बाबूजी हैड टू लीव एजुकेशन और 15 साल में किसानी में आना पड़ा था। तो उन्होंने फैक्ट्रीज और बिजनेस कभी देखा नहीं था, तो फिर आई वॉज दी ओनली वन, तो फिर मैं बिजनेस में आ गया। और निलॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 साल का था, तो जब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, 8 करोड़ की कंपनी थी, तो इसलिए फिर पॉलीमर का ड्रीम कहीं पीछे हट गया और निलॉन्स निलॉन्स का ड्रीम आ गया, निलॉन्स को मिल गया, उसका उत्तराधिकारी क्या मिल भी गया, है लेके जाएगा। तो सर जब आप आए थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि जी ये बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे जी होंगे जी कि जब आप निलॉन्स में आए तो उस समय कंडीशन क्या थी निलॉन्स की? जैसे आपने कहा भाई 8 करोड़ का टर्नओवर था, जी दो चीजें जो मेन है, अचार, टूटी फ्रूटी, ये जी 96 सेल थी। जी तो उस समय दो ही प्रोडक्ट थे, जी मतलब दो प्रोडक्ट मेन थे, दो बाकी था। कुछ थे। उस समय कस्टमर कौन कौन थे, जी टीम कितनी बड़ी थी, एंड द जी मोस्ट इंपॉर्टेंट माहौल क्या था? क्यों? जी क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे पास, मैं क्लास लेता हूँ, आपको पता है, जी व्यापारी टू जी सीओ, तो हमारे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर जी, पिताजी का सेटअप किया हुआ जो है ना, हाँ उसमें जब हम घुसते हैं हाँ तो हमको तो 2-5 साल समझ ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। जी क्योंकि जो उनका, अच्छा वो फिर भी पिताजी तो सेटअप हो तो धीरे धीरे इंटीग्रेट करवा देते हैं, जी आपके पास तो एकदम जीरो से था। जी तो माहौल क्या था, कल्चर क्या था उस समय, इंटरनल चैलेंज क्या थे? मार्केट को तो बाद में देखेंगे, अंदरूनी क्या चल रहा नहीं, अच्छा सवाल है, बिकॉज ये सेकंड जनरेशन जब जाती है बिजनेस में, ये कंफ्यूजन होता है, मेरे साथ भी था। मैं इनफैक्ट 99 में जब इंजीनियरिंग से आया, तो जब मैं काम सीख रहा था, तो जब तक सीखूंगा तो अपना कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो उस समय जो पापा के साथ, और एक हमारे यहाँ फॉर्चुनेट ये था कि पापा ने भी प्रोफेशनल्स 1970 से रखे थे। तो ऐसा नहीं था कि मैं मालिक हूं तो मैं ही सब कुछ करूंगा। वी हैड अ गुड फैक्ट्री मैनेजर, वी हैड अ गुड सेल्स हेड, वी हैड अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी जो प्रोफेशनल सीईओ था, भले ही 8 करोड़ की कंपनी तो सीईओ था। तो जब मैं कंपनी में आया ना, तो वो 99 से वो मुझे चैलेंज महसूस होने लगा कि मैं कुछ करता, कुछ बताता। इनफैक्ट आई एम अहमदाबाद से लौट के आया तो और फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि इतना सीख के आया, लेकिन कुछ भी करो ना, हम ये करके देख चुके हैं, था? हाँ। कुछ होगा नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन रहा बहुत। बट एक चीज समझ में आई कि इस कंफ्यूजन में ना आप अपनी जगह, मतलब पूरे छत्ते पे पत्थर नहीं मार सकते, मधुमक्खी के छत्ते पे, लेकिन एक अपना छोटा सा पीस उठा सकते हैं। तो उस वक्त निलॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बॉम्बे में नहीं था, उस वक्त इंस्टीट्यूशन की सेल हमारी टूटी फ्रूटी की बहुत ज्यादा नहीं थी। तो मैंने वो पीसेस ऑफ द पजल उठाए। मैं कैलकाटा ट्रैवल किया, किसी फ्रेंड के थ्रू जो मेरे साथ आईएम अहमदाबाद में था, उनसे हेल्प मांग के मैंने मॉन्जिनीज में एंट्री ली। मैं कराची बेकरी को हम टूटी फ्रूटी देते थे, तो मैंने सोचा कि भाई अगर कोई बड़ी कंपनी है, पार्ले या ब्रिटानिया जैसी कंपनी अगर टूटी फ्रूटी बिस्किट लॉन्च कर दे तो सेल 100 गुना हो सकती है। तो मैं जाके 15 ट्रिप्स मैंने बॉम्बे पार्ले में गया, और मैंने पार्ले अकाउंट क्रैक किया 2002 में। और पार्ले में हमने टूटी फ्रूटी इंट्रोड्यूस कराई। बॉम्बे में मेरा डिस्ट्रीब्यूशन जीरो था, मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बना के वहाँ पे सेल्स किया। तो मैंने कुछ कुछ ऐसी चीजें करी जो ओवरऑल स्कीम ऑफ द थिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। वो इकोसिस्टम जैसा चल रहा था, मैंने अपनी जगह बनाना चालू की, जस्ट टू प्रूव कि बॉस मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी डिलीवर करके दे सकता हूँ। तो मेरी जर्नी वो रही। तो वहां से कॉन्फिडेंस फादर का भी आने लगा। फादर के रहते रहते भी बॉम्बे स्टार्ट कर दिया था मैंने, फादर के रहते रहते मैंने पार्ले के ऊपर काम चालू कर दिया था। तो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये कर पा रहा है। तो वो जर्नी रही, बट सडनली पापा की डेथ हो गई। तो वापस 1 डेढ़ साल वो फ्रस्ट्रेशन कर रहा है कि भाई अब तो क्या होता है, छोटे शहर जलगांव में बॉन्ड था, तो लोग क्या कहेंगे, वो बहुत बड़ा है। तो बड़े पापा का था कि भाई गलती से भी गलती नहीं कर सकते, नहीं तो लोग बापू जी को बोलेंगे कि तुम दीपक को संभाल नहीं पाए। तो उनका था कि नहीं, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, 12-15 महीने लिव दैट। 15 महीने बाद हम मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ तू संभाल सकता है, तो फिर आई अलाउ यू टू टेक योर ओन डिसीजन। तो 15 महीने उस फ्रस्ट्रेशन में अपना रास्ता धीमे 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 करके निकाला। 15 महीने बाद जब बड़े पापा को, हाँ कि अब तुम कर सकते हो, अब तुम डिसीजन ले लो, दैट्स द टाइम व्हेन आई गॉट द फर्स्ट प्रोफेशनल सीईओ जो मुझे चाहिए थे, और उस प्रकार से बिल्डिंग करी। कुल मिला के अगर जो फैमिली में, अगर मैं इसको समराइज करूं, फैमिली मेंबर से अगर परमिशन चाहिए तो कुछ अलग करके दिखाओ उनको। अपने बिजनेस में। जब दिख करके दिखाओ तो उनको लग जाएगा अरे इसने ये कर लिया, तो थोड़ा बिल्कुल वो दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले दिन होता है ना कि यार बस मुझे अब चाबी सौंप दो, मैं देखूंगा, तो वो ना देने भी नहीं वाले, और वो अप्रोच भी गलत सी, है। वो उसका साइंटिफिक देखे तो उन्होंने 50 गलतियां करी है, और हाँ 50 जगह उन्होंने धंधा खत्म होते हुए देखा है, बचा के आगे लाए है। हाँ। और इसलिए वो उस अप्रोच से चल रहे हैं कि कैसे हम बचा ले। ठीक और है। आप एज ए यंग 24 साल के 23 साल के बच्चे हो, कि आप ये आए हो कि आपके सामने 50 साल आगे है, तो हाँ कैसे हम बना ले। तो एक आदमी सोच रहा है कैसे हम बचा ले, दूसरा सोच रहा है कैसे हम बना ले, और ये बहुत विपरीत थॉट प्रोसेसेस है। तो इसको जब मिलान करना है, तो कैसे हम बना ले इसको थोड़ा, जिसमें बच भी जाए और बन भी जाए, हाँ। वैसा आप करके दिखाओगे तो वहां से चेंज आए। पुराना गाना कहता था कि जो है इसको तो बचाऊंगा, बचाऊंगा, हाँ। इसके बाद ना देखो नया कुछ बनाना है तो बनाना ना, है। तो दैट्स हाउ इट वर्क। तो सर भी आपने कहा, जैसे आपकी पसंद का आपने कहा कि मैं सीईओ या अपनी टीम लाए, बाकी जो आपकी पुरानी टीम थी पिताजी के टाइम की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी
वो टीम जो पिताजी के साथ मान लो अलाइन थी, उनके चीजों से वो बचाले वाले एटीट्यूड पे चल रही जी थी, जी अब उसी टीम को आपको काम कराना है कि जी भाई अब बचाना नहीं जी तो बढ़ाना है, जी और उनका एक माइंडसेट अलग तरह का सेट है। बिल्कुल। उनको कैसे हैंडल किया वो, मतलब क्या है, उनको चेंज किया या उनको चेंज ही कर दिया, क्या किया? सी ओनली टॉप एक बंदे गए जो हाँ। जिनके रिप्लेसमेंट में सीईओ आए। हम्म, तो द ओल्ड सीईओ वाज रिप्लेस्ड विद द न्यू सीईओ, ठीक है। बट द न्यू सीईओ केम विद आयरन हैंड। तो हम्म, उनका जो अप्रोच था कि काम तो ऐसे ही होगा, अब मेरे साथ अलाइन कर लो, या आपको छोड़ के जाना है तो छोड़ के चले जाओ, बट अगर मैं कंपनी को बदलने आया हूं तो मेरा अप्रोच यही रहेगा। सो ही वॉज वेरी मोटिवेटिंग, डिमांडिंग, बट वेरी वेरी क्लियर कि काम ऐसे ही होगा। मतलब उसका अगर एग्जांपल दूं तो क्लियरली उनके आने से पहले निलॉन्स का ऑफिस शाम को शाम 6 बजे बंद हो जाता था। हम्म, उनके आने के बाद भाई हम एक डिफरेंट कंपनी बनना चाहते हैं तो 6 बजे बंद करेंगे तो नहीं बनेंगे, 8 बजे भी चलेगा, 11 बजे चलेगा, 12 बजे भी चलेगा, और मैं खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा, मैं भी ऑफिस में 11 बजे तक रहूंगा, बट वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट कंपनी। और काम हो गया तो 7 बजे निकल जाओ, काम हो गया तो 6 बजे निकल जाओ, और नहीं हुआ तो 11 बजे तक भी रुकना है। तो वो एक अप्रोच हुआ। उसमें इनिशियल सभी जगह एक मरमर हुई, कुछ लोगों ने बोला कि सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो उनका अप्रोच था छोड़ के जाना है तो आ जाओ ना, धमकी क्यों दे रहे हो। हम्म, रेजिग्नेशन हो, रेसिग्नेशन की दो जगह होती है, या तो मेरा टेबल या डस्टबिन, जेब नहीं होती है। तो हम्म, तो जेब में मत रखो, या तो फेंक दो या मुझे दे दो। वो अप्रोच उनका बहुत क्लियर कम्युनिकेशंस थे, और वो क्लियर कम्युनिकेशन से कल्चर बहुत फास्ट चेंज हुआ। मतलब अगर आप डर डर के करते तो कल्चर चेंज होने के लिए टाइम लगता है। ही वॉज वेरी क्लियर कि आई एम नॉट हियर टू मेक 8 करोड़ कंपनी। और उसके अप्रोच के कारण क्या हो गया, द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ द कंपनी बिकेम 8 करोड़ टू 24 और 22। तो 8 से जब 22 की जर्नी हुई तो वो सबको एक प्रूफ ऑफ द पुडिंग मिल गया कि ऐसे काम करने से जो कंपनी 1994 से 2003 तक 8 करोड़ पे थी, वो एक साल में 8 से 22 हो गई। तो वो जब प्रूफ ऑफ द पुडिंग दिखा तो एवरीबडी अलाइंड कि यार ये करने से होगा, तो अब वो अलाइनमेंट चालू हो गई। दैट ग्रेट। वाज वन वन बिग चेंज। और क्योंकि जो वो ग्रोथ हुई होगी तो एम्प्लॉय को भी मिली होगी, तो उसको भी मजा बिल्कुल आया होगा कि बिल्कुल ठीक है बिल्कुल यार भाई, बिल्कुल। मेरी सैलरी इतनी थी, मुझे लगा कि 15 की 16 होगी, भाई साहब ने 19 कर दी, जी अब तो जी। भागो। हाँ अब तो क्या पता 19 की 30 भी हो जाए, भागो। हाँ, और बहुत शेयर किया उन्होंने। मतलब हाँ। जो हम लोग ने जो ग्रोथ करी उसमें पहला 6 साल, लोग बोलते क्या हुआ, तो पहला 6 साल तो जिसको बोलते हैं कि हर व्यक्ति में, हर हर ह्यूमन में एनिमल इंस्टिंक्ट होती है। वो हम्म, एनिमल इंस्टिंक्ट को चिंगारी लगाओ। एनिमल की ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट कैसा है कि अगर आपकी पोटेंशियल आज आप 20,000 कमा रहे हो, तो आप उसको 25 पे मत ले जाओ, आप उसको सीधा 50 पे ले जाने का एक रास्ता दिखाओ। हम्म, तो अगर 50 जाएगा ना तो अलग ही कुछ हो जाएगा। तो हम लोग मतलब 2006-7 की बात कर रहा हूँ सर, जब 60-50 करोड़ की कंपनी थे। 50 करोड़ की कंपनी में भी टॉप 3 जो सेल्स लीडर थे उनको हम गाड़ियां गिफ्ट करते थे साल का, जब टॉप 3 हम्म, अचीवर्स। तो मतलब 50 करोड़ की कंपनी में अगर आप टॉप 3 एजेंट्स को कार्स गिफ्ट कर रहे हो, तो वो दिख रहा है कि लार्जर देन लाइफ काम चल रहा है यहाँ पे। तो फिर वो लोग अपना लार्जर देन लाइफ काम करने लगे। तो वो फंडामेंटल मतलब शेयरिंग वॉज बिग, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे हमारे टीम हो, सभी को शेयरिंग वॉज बिग। अब सर आपके बिजनेस के अलग अलग एरिया पे बात करते हैं, जी। पहला एरिया पकड़ते हैं अपन, प्रोडक्ट्स। हाँ तो उस समय जब अपन आए, आपने पहले प्रोडक्ट अचार था, टूटी फूटी था, बाकी सब साइड में था। उसके बाद और कौन कौन से आपने प्रोडक्ट चालू किए, अगर टाइमलाइन में बता सके कि भी जी। इसमें ये किया, फिर ये किया, और उसके पीछे माइंडसेट क्या था आपका? तो पहले 2004 से 2008 तक हमने कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। हमने ओनली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बिल्ड किया। इसमें हमने एक डिफरेंस पक्का किया कि हम प्रीमियम पिकल, जैसे इंडिया 3 हिस्से में है, प्रीमियम है, सब प्रीमियम है, मास है। तो हम सिर्फ प्रीमियम में थे, हमने एक सब प्रीमियम प्रोडक्ट भी लॉन्च किया। ठीक है। तो हमने एक इंडिया के लार्जर मिडिल क्लास को भी पकड़ना स्टार्ट किया। तो उसी कैटेगरी में पिकल में हमने सब प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वहां से एक बहुत बड़ी ग्रोथ आई, क्योंकि ठीक है। प्रीमियम लोग लिमिटेड क्वांटिटी है इंडिया में, सब प्रीमियम काफी बड़ी क्वांटिटी है। तो 2008 तक तो हमने सिर्फ एग्जिस्टिंग कैटेगरी में मोर एसकेयूज ठीक है। एंड मोर वेरिएंट्स एंड मोर प्राइस पॉइंट्स लॉन्च किए। 2008 में हमारे पास फर्स्ट फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट आया, हम्म, जहां हमने अपना स्टेक डाइल्यूट किया, क्योंकि 8 से 80 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। उसमें काफी कुछ बैक बोरो स्टील करके जो पैसा लाना था वो ला के डाला जा चुका था। अब यहाँ से आगे जाने के लिए फायर पावर की जरूरत थी। तो उस समय एक एनालिसिस किया कि इंडिया खाता कैसे है। हम्म, तो एक आंसर निकल के आया कि इंडिया जो है, अगर हम बोले तो 100 रुपए में 5 रुपीज स्पेंड एज मील अकम्पनीमेंट, डाइनिंग टेबल में खाने के साथ। हम्म, 35 रुपीज स्पेंड एज कुकिंग अकम्पनीमेंट, किचन में जो आप सामग्री डालते हो, हम्म, राइट। जिसमें आपका मसाले आ गए, जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया, पास्ता आ गया, केचप मील अकम्पनीमेंट हो गया। लेकिन हम्म, कुकिंग, अब चाइनीज सॉसेस कुकिंग अकम्पनीमेंट हो गए, क्योंकि चाइनीज खाने में बनता है। फिर आपका 30 रुपया हो गया स्नैकिंग, हम्म, मतलब इसमें बिस्किट्स, चिप्स, नमकीन ये सब आ गया। और 30 रुपया हो गया बेवरेजेस, चाय, कॉफी, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो हम 5 रुपए में थे, तो हमने बोला हम 35 रुपए की तरफ जाएंगे, बिकॉज 5 और 35 का खरीदने वाला कस्टमर भी सेम है, हाउस वाइफ है, और बेचने वाली दुकान भी सेम है, किराना है।
स्नैकिंग और बेवरेजेस काफी बार आपके ऑन द गो हाईवेज पे दुकानें होती है, हम्म। मेल्स भी खरीदते हैं, यूथ भी खरीदते हैं। तो ये दोनों मार्केट सिमिलर बायर, सिमिलर से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल था। तो हम इन द किचन और में, टाइम आपने 7x कर लिया एक तरह से, हाँ बिल्कुल, 7 गुना सात टाइम हो गुना गया। टाइम कर लिया, बिल्कुल हाँ। परफेक्ट है। और उसमें फिर हमने एक एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। स्टार्ट हमने सबसे पहले किया, फर्स्ट प्रोडक्ट था इंस्टेंट मिक्सेस, हम्म। गुलाब जामुन, खमन ढोकला, ये मिक्स। सेकंड था जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सारा की सारा अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली डेट्स याद नहीं, लेकिन 2009 से 2011 में इंस्टेंट मिक्सेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाइनीज सॉसेस और पास्ता, ये 4 कैटेगरी स्टार्ट की। वर्मिसिली हमारे पास छोटे में थी, उसी को सेम मशीन में एक्सट्रूजन में पास्ता भी निकलता है, तो पास्ता भी स्टार्ट किया। फिर अराउंड 13-14 के दरमियान में हमने मसाले और सोया बड़ी ये प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो ये कैटेगरीज में हम आए। कितनी कैटेगरी में है और उस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं? अभी हम टोटल 8 कैटेगरी में हैं, हम्म। जिसके अंदर टोटल अगर हम एसक्यूज की बात करें तो मोटा मोटी जनरल ट्रेड में 650 एसक्यूज है। पिकल में एसक्यूज बहुत हो जाते हैं, बिकॉज हम पिकल में एक खास बात करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि देश का हर 100 किलोमीटर में स्वाद चेंज होता है। तो हम एकमात्र कंपनी इंडिया में जो 17 ब्रांड्स अचार के चलाती है। रंगीलो, आप राजस्थान में हम बैठे हैं तो हाँ। रंगीलो राजस्थान है, दिल्ली दरबार है, शेर पंजाब है, उत्तम प्रदेश, जोहार झारखंड, फिर आपका आपन बिहार, उड़िया अस्मिता, गरबोर बांग्ला, आसाम का। वो निलॉन नाम से नहीं है? निलॉन्स छोटा है, अच्छा, हाँ। और नीचे रंगीलो राजस्थान बड़ा है, वो राजस्थान की रेसिपी है, वो दिल्ली पंजाब की रेसिपी है। तो हमने रीजनल रेसिपीज लॉन्च की, लेबल अलग, पैकेजिंग अलग, प्रोडक्ट इनसाइड अलग। तो इसके कारण एसक्यूज बहुत बढ़ गए। बट इसका हमारा सोच ये है कि आज के डेट में अगर हम देखें तो आज के डेट में ऑर्गेनाइज अचार मार्केट 1500 से 2000 करोड़ का है, लेकिन आज भी 10,000 करोड़ का अचार घर पे बनता है। और हम्म। हमारा मानना है कि मैक्सिमम एक पीढ़ी और, उसके बाद ये और घर पे अचार डालने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो ये जो 10,000 करोड़ का मार्केट बन के 4-5, कुछ कुछ लोग बंद हम्म। कर देंगे खाना, कुछ लोग केचप और सिजवान चटनी पे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन 5-6 हजार करोड़ तो फिर भी आएगा खाएंगे। आएगा। वो जब शिफ्ट होंगे ना, तो वो सबसे पहले अपने घर का स्वाद ढूंढने आएंगे, क्योंकि अभी तक हम्म। घर का खा रहे थे। तो काफी इंडिया में जो कंपनीज करती है कि भाई हाँ, हमने एक नॉर्थ इंडिया की रेसिपी बना दी, एक साउथ की बना दी, एक सेंट्रल इंडिया की बना दी, ऐसे एक 2-3 रेसिपीज बना दी, वो भी ऐसी 2-3 ही कंपनीज है। हम्म। हम चाहते थे कि बिहार के आदमी को बिहार का रेसिपी दें, क्योंकि जिस दिन वो छोड़ के खाने आएगा तो उसको अपना स्वाद मिलना चाहिए। तो ये एक हमने डिफरेंशिएशन किया, जिसके कारण एसक्यूज ज्यादा होते हैं। बट ये आज के लिए नहीं, उस 5,000 करोड़ के मार्केट को ध्यान में रखते हुए। ये बड़ा गजब इंसाइट है। अभी हमारे पुष्पेश पंत जी है, फूड क्रिटिक जी है, जी वो यहाँ आए थे, ये जी बैठे हुए थे। जी। तो उन्होंने कहा, राहुल भाई यार हर 200 किलोमीटर पे समोसे का स्वाद बदल बदलता जाता है। है। बोले दिल्ली में समोसा, मैंने पूछा भाई समोसा कहाँ का अच्छा है? कहाँ का, दिल्ली का या एनसीआर का? मैं एक ही तो, एक नहीं है, अलग अलग हर है। दूर 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 में समोसे का स्वाद बिल्कुल बदल। बिल्कुल। मतलब अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप हल्दी मिर्ची धनिया हम बेचते हैं, स्पाइसेस बेचते हैं। हम्म। आप देखोगे तो आपके दर्शकों के लिए इंसाइट है कि दुकान में महाराष्ट्र में अगर आदमी जाएगा सेल्स पर्सन, तो सबसे पहले दुकानदार उसको मिर्ची का रेट पूछेगा। हम्म। और मिर्ची का रेट सही है तो हल्दी और धनिया खरीद लेगा, क्योंकि मिर्ची इज 65% सेल्स इन महाराष्ट्र। वही आप पंजाब में चले जाओगे तो वहाँ लाल सब्जियां नहीं होती, ऑरेंजिश होती है, वहाँ हम्म। हल्दी ज्यादा डाल दी जाती है, तो वहाँ हल्दी का रेट पूछेगा। बंगाल में चले जाओगे तो हल्दी का रेट पूछेगा। और आप एमपी, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में चले जाओगे तो मिर्ची का रेट पूछेगा। तो आपका कौन सा एसकेयू हाईएस्ट सेलिंग होता है, पंजाब में चले जाओगे तो 60% सेल हल्दी की होगी, मिर्ची कम होगी। तो वो भी है। तो क्या आप बात है। बेसिक एक वो होता है ना भाई, किराने की दुकान आदमी चूज करता है चीनी के रेट से, हाँ हाँ तो ये बिल्कुल। आपका मसाले वाला रेट भी जी एंगल जी लग जी। बढ़िया। तो सर अभी इसमें ब्रांड लीडरशिप कितनी कितनी कैटेगरीज में है आपके सर पास? पिकल हम लोग लीडर है, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लोग लीडर है, हम्म। टूटी फ्रूटी हम लोग लीडर है। मसाला बहुत बड़ा मार्केट है, मेरे ख्याल से मैं टॉप 100 में भी नहीं होऊंगा। सॉसेस केचप में हम टॉप 5 में होंगे। और बाकी वर्मिसिली पास्ता और उसमें भी हम टॉप 20 के आसपास होंगे। ठीक है। एक सर R&D वाले डिपार्टमेंट में एक सवाल था कि आप जो इतने प्रोडक्ट लॉन्च, जैसे मैं जी 650 SKU का जी अचार में ही आपने कहा 17 ब्रांड है, अलग अलग कर दिए, सबके अलग अलग जी स्वाद है, फिर इसमें अलग अलग पास्ता में, इसमें, तो ये जो आपका R&D का सेपरेट डिपार्टमेंट है क्या? और इसकी प्रोसेस क्या, अगर आप वॉक थ्रू करें कि भाई कैसे प्रोडक्ट चूज करते हैं कि यार आप, जैसे मान लो भी आप चूज करें कि यार अपन इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाएंगे, जी तो कैसे चूज होता है कि गुलाब जामुन बनाएंगे जी। कि रसगुल्ला बनाएंगे? फिर उसके ट्रायल्स कैसे करते हैं, फाइनल लॉन्च में कितना टाइम लगता है, ये पूरी प्रोसेस एक बार। सी एनपीडी डिपार्टमेंट, आप अपन, हम आर&डी हम बोलते हैं, हम उनको एनपीडी बोलते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ठीक डिपार्टमेंट, है। एनपीडी बोलते हैं। एनपीडी डिपार्टमेंट हमारा इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो हम्म। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो सेल वाला लाके बोलता है कि ये माल बिक रहा है, बना लो, हम्म। और तो एनपीडी बनाता है। हम लोग बिलीव करते हैं एनपीडी इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग, नॉट ऑफ सेल्स, बिकॉज मार्केटिंग का काम है आने वाले जमाने की सेल लाना, टुमारो की सेल लाना काम मार्केटिंग का है। तो जब एनपीडी नया प्रोडक्ट बना रहा है तो आने वाले कल के लिए बना रहा है।
तो वो इनसाइट, कंज्यूमर इनसाइट जब तक नहीं आएगी तब तक प्रोडक्ट बना के मतलब नहीं है। इसलिए इट्स अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग, सबसे पहली बात। दूसरा, मार्केटिंग जो है वो मार्केट में जाएगा, देखेगा कि आने वाला, जैसे ये इनसाइट है कि भाई अचार का मार्केट 5,000 करोड़ का होने वाला है, हम्म। रीजनल टेस्ट है, तो उसके हिसाब से रीजनल रेसिपीज बनाना चाहिए, राइट। तो ये इनपुट्स, ये इनसाइट जो है ये मार्केटिंग से आती है कि भाई अगर हमको मसाले में बड़ा होना है तो मसाले में 200 प्लेयर है, तो 200 प्लेयर है तो हम ऐसा क्या यूनिकनेस लाएंगे जो हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक इनपुट इनसाइट अगर बात करें तो हम एक कंपनी है जो 10 नंबर गरम मसाला बनाते हैं, राइट। हम्म। जब आप घर में गरम मसाला बनाते हो या आप एक परचूटन की दुकान से गरम मसाला का सामग्री लाते हो, उस गरम मसाले के अंदर धनिया गरम मसाला नहीं है, हम्म। आपका नमक तो है ही नहीं, मिर्ची गरम मसाला नहीं है। हम्म। तो जितने भी ब्रांड्स आप गरम मसाला के देख लेंगे उसमें मिर्ची भी है, धनिया भी है, नमक भी है, सब है। लेकिन हमने, हमारा इनपुट इनसाइट आया कि अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो हमने एक 10 नंबर गरम मसाला वाला लगाया जिसमें सिर्फ 10 गरम मसाले ही होते हैं, राइट। अब उसका किसी और नॉर्मल ब्रांड का गरम मसाले का कॉस्ट आएगा 200 रुपया, हमारा आएगा 350 रुपया या 400 रुपया, क्योंकि हमने सारे गरम मसाले यूज किए। हम्म। बट दैट वाज द कॉल वी टुक कि हमको, जिसको बोलते हैं ना कि एक फुट इन द डोर स्ट्रेटेजी चाहिए, कि एक दुकान पे चढ़ के आपको कुछ तो अलग बताने को चाहिए कि मैं यहाँ अलग हूँ। तो हमने 10 नंबर, और नाम भी 10 नंबर रखा कि 10 नंबर गरम मसाला। और वो हमारे लिए ऐसा हो गया, फिर दुकान में खुलते ही किसी भी और गरम मसाला के सामने अपनी खुशबू खोलेंगे तो सिग्निफिकेंटली फर्क बेटर दिख आएगी, जाता है। स्टोरी सेलिंग के लिए कुछ आ जाएगा। तो दैट इज हाउ मार्केटिंग ड्रिवन होता है, ना कि सेल्स ड्रिवन होता है, कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट। वहां से फिर मार्केटिंग इनपुट लेके आता है, वहां से फिर एनपीडी उसका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट चालू करता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट 30 days to 90 days का प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले आपके जो मार्केटिंग के इनपुट्स है उसके हिसाब से ट्रायल्स किए जाएंगे। हम्म। एक बार मार्केटिंग उसके साथ अलाइन हो जाए, उसके बाद जो कंज्यूमर पैनल होता है हमारा ऑफिस में, जिसको भी एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उनका टंग का टेस्टिंग जो होता है कि हम्म। सॉल्टी है, सॉर है, स्पाइसी है, सो उसको जिसकी सेंसिटिविटी बेटर है, वो पैनल में ऐसे 20 एक लोग होते हैं। उसमें ब्लाइंड टेस्ट होती है, मतलब आपने अगर ये प्रोडक्ट बनाया तो ए बी सी डी करके, हमारा ए है, बी सी डी में 3 कंपटीशन है, हम्म। और फिर उसकी टेस्टिंग होगी। और अगर 8 आउट ऑफ 10 पीपल ए को बेटर नहीं बोलते जो हमारा है, या कभी हमारा बी हो सकता है, कभी सी हो सकता है, हम्म। ब्लाइंड होता है, मतलब सामने नाम नहीं लिखा होता है, हमारा 8 आउट ऑफ 10 प्रिफर्ड हो गया, मतलब वो प्रोडक्ट हमारा सही प्रोडक्ट बन गया। अब वहां से उसको एनपीडी लेके जाएगी फैक्ट्री। लैब तक तो सही बना, लेकिन जब कमर्शियल बनाने जाएंगे तो शायद से वहां पे टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तो छोटे से गैस में बना था, हाँ। वहाँ केटल में बन रहा है, वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। तो वहां जाके उनके सामने बैचेस बनाएंगे, और वहां पे अगर सेम स्वाद नहीं मैच हो रहा है तो वहां पे हल्की सी ट्वीकिंग करेंगे, ट्वीक करके मैच कराएंगे, फिर वापस उस पैनल के पास लेके आएंगे कि भैया ये लैब वाला था, ये फैक्ट्री वाला है, ये दोनों कैसा लग रहा है। अब उसमें भी फैक्ट्री वाला ज्यादा बेटर लगना चाहिए लैब से। अगर वो फैक्ट्री वाला सही लग गया, नाउ दैट प्रोडक्ट इज फाइनलाइज। फिर वो वापस फैक्ट्री जाएंगे, और अब 20 बैचेस फैक्ट्री वालों से निकलवाएंगे, खुद खड़े रहेंगे, हम्म। खुद नहीं निकालेंगे। अब बोलेंगे जो ऑपरेशन वाली टीम है वो 20 बैचेस निकाल के दिखाए, और 20 की स्वाद इससे मैच होना चाहिए। वो जब 20 का 20 सेट हो गया, उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनेगा, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, टाइम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कौन सा इंग्रेडिएंट कब ऐड होना चाहिए। ये जब कंप्लीट हो गया तो अब एनपीडी ने हैंड ओवर कर दिया ऑपरेशन में। अब ये कमर्शियली लॉन्च हो गया, यहाँ तक प्रोडक्ट का काम हुआ। अब यहाँ से चालू हुआ मार्केटिंग का काम, हम्म। जिसको हम जीटीएम बोलते हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। कि मैं किस मार्केट में लॉन्च करूंगा, क्या मैं पूरे देश में लॉन्च कर दूंगा, या पहले मैं ट्रायल करके एक मार्केट में लॉन्च करूंगा। अब अगर इस मार्केट में लॉन्च करने वाला हूं तो कितने यूनिवर्स में है, कि मतलब अगर ये 1,000 दुकान है जहां मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो एटलीस्ट 250 दुकान में प्लेसमेंट होना चाहिए या 500 में प्लेसमेंट होना चाहिए। कितने पीसेज एवरेज प्लेस होने चाहिए, वहां से ऑफटेक का प्लान क्या रहेगा, ट्रायल का प्लान क्या रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बना के रख देना और वहां से बिकवाने में बहुत फर्क है। तो जीटीएम करके वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट समझेगा कि क्या लर्निंग आ रही है, क्या बोलने से माल बिक रहा है, क्या बोलने से ट्रायल्स हो रहे हैं। वो पूरी लर्निंग करके उसको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड देन उसको फिर एक बिट बिट के मैं बढ़ाएगा। ये देख रहा था, आपने इतने प्रोडक्ट लॉन्च किए ना, तो हर प्रोडक्ट अपने आप में, आप सोचो ना कितना खतरनाक काम है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले छोटा सा बना के टेस्टिंग हो रही है, फिर उसके बाद प्लेट की टेस्टिंग है, फिर बैच की टेस्टिंग है, फिर एसओपी है। अच्छा सर, एक और चीज है, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसी कैटेगरी में लॉन्च किए जहाँ ऑलरेडी बड़े एस्टेब्लिश प्लेयर मौजूद है। जी जैसे मैं तो कुछ अगर प्रॉपर रिसर्च करके आया कि चाइनीज रेंज आपने लॉन्च की, तो जी वहां पे अगर मैं किसी को बोलता हूँ चाइनीज रेंज, जी। तो आदमी बोलता है चिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप चिंग को कैसे कॉम्पीट करो, उसमें क्या सोचा आपने, क्या हर प्लान हर जगह अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें तो चिंग्स एक सोया सॉस की बात करें, ठीक राइट। है। एक होता है कि आप सोया का फ्रेश फ्रेश फर्मेंटेशन करते हो, हम्म। और एक होता है आप प्री फर्मेंटेड सोया पाउडर डालते हैं। हम्म। अब चिंग्स, आप हर बैच को फ्रेश फर्मेंटेशन करोगे, और अगर आपकी फर्मेंटेशन कंट्रोल नहीं रही, ओवर फर्मेंट हो गई, तो आपका सोया सॉस का स्वाद अलग हो जाएगा। ठीक है। तो चिंग्स जो हमारी जानकारी है कि प्री फर्मेंटेड सोया पाउडर डालता है, हम्म। बट प्री फर्मेंटेड सोया पाउडर वर्सेस फ्रेश फर्मेंटेड सोया में स्वाद में डेफिनेटली फर्क आएगा। तो ये अप्रोच हमने रखा कि भाई हमारा फ्रेश क्वालिटी में थोड़ा अलग हो जाएंगे डिफरेंस होगा, इनके। स्वाद में अलग आएगा।
जैसे ग्रीन चिली सॉस है, तो ग्रीन चिली सॉस अगेन देश में स्वाद अलग अलग होता है। तो चिंग्स का सपोज उनका ग्रीन चिली सॉस थोड़ा तीखा और मीठा है, बट अगर आप ठेले पे जाओगे, जो ठेले पे जो चाइनीज खाते हैं उनको तीखा वाला चाहिए होता है। तो हमने उसमें जो लवंग की मिर्ची होती है, तीखी मिर्ची होती है, हमारा प्योरली हार्ड कोर तीखा है, उसके अंदर कैप्सिसिन लेवल बहुत ज्यादा है। तो हमने सोचा कि चाइनीज सबसे ज्यादा कौन खाता है, तो ठेले पे खाता है, और वही ठेले का स्वाद घर पे ढूंढता है। तो हमने वो अप्रोच लेके चला। स्टिल कैपिटल फूड इज लार्ज, चिंग्स इज लार्ज, बिकॉज उन्होंने इतना मार्केटिंग किया है। बट अगर ऑन ब्लाइंड टेस्ट आप लोगों से टेस्ट करवाओगे, तो आपको ऑलमोस्ट कैपिटल फूड से हमारे मार्क्स बेटर आएंगे। क्वालिटी पे बेसिकली आपने डिफरेंशिएट टेस्ट किया। टेस्ट और रेसिपीज में, हाँ। एंड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बस एक आम आदमी है, वो तो देख के अरे इसका ऐड देखा था, जी जी ऐसे ले लेता है। जी, इसमें हमारा है ना कि रीच इज आवर प्ले। हम लोग आज 6 लाख दुकानों पे है। जैसे कैपिटल फूड का एक 180 ml का बॉटल है, ग्लास बॉटल, वो उसमें वो भयंकर लीडर होंगे। वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महीने का 20 1 लाख बॉटल बेचते होंगे, हम 1 ही लाख बॉटल बेचते हैं। बट इसमें एक 80 ग्राम पिचकू होता है, जो पिचकू पाउच होता है सस्ता होता है, 20 रुपए 25 रुपए का। बॉटल होती है 60 65 रुपए की। तो जो 65 रुपए का ट्राई करना है वो सोच समझ के करेगा, वो चिंग्स ही लेगा शायद से। लेकिन जो 20 25 रुपए का लेना है वो अवेलेबिलिटी पर रहेगा। तो हम जो मिल जाए दे दो। जो मिल जाए, तो हमने अपने आप को 80 ग्राम का प्लेयर बड़ा बनाया। हम महीने का 25 30 लाख पीसेस 80 ग्राम के बेचने लग गए। तो हमने अपने आप की जगह 80 ग्राम में बनाना चालू की, बिकॉज वहाँ रीच है, वहाँ अवेलेबिलिटी है, वहाँ फोकस करके तो अपनी एक निश बनाओ, वहां से लोगों के घर में मतलब चैलेंज समवन जिसमें वो नंबर 1 है, हाँ हमारा एक अलग ही नीश पकड़ लेते हाँ, हैं। एक रास्ता ढूंढो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ फुट इन द डोर। जैसे हम लिफ्ट में घुस रहे हैं हाँ, और हम दौड़ रहे हैं, लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, तो हम सबसे पहले एक टांग अड़ा देते हैं। हाँ, खुल खुल तो सही खुल तो भाई। सही, फिर अंदर घुस जाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, तो टांग अड़ाओ। क्योंकि आपने लगभग, कैसे मैंने कहा ना, रेडी कुकिंग में एमटीआर है, जी आईटीसी किचन जी है, जी जैम में किसान बैठा है, केचप में मैगी है, स्पाइस में एवरेस्ट है, ब्रेकफास्ट में केलॉग्स है, टिटी फिटी में तो आप जैसा कोई जी नहीं है, जी। लेकिन सब जगह कोई ना कोई बैठा है। तो टांग अड़ाने वाला है, और जहां टांग नहीं अड़ा सकते थे, हाँ, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, चोकोज है, वो कैटेगरीज हमने बंद कर दी। हाँ, तो हम जहां सोचे कि जिस दिन कॉर्नफ्लेक्स चोकोज में जाएंगे, तो टॉप 3 कैसे 5 साल में बन सकते हैं, वो सोच से जाएंगे, और उस दिन फ्रेश सोच के साथ जाएंगे। आज नहीं है, एक बार विड्रॉ कर लो। ठीक है। आज उसी जगह जाओ जहां नंबर 1 बन सकते हो 5 से 6 साल में, वहां जाओ, उसको बिल्ड करो। जैसे रेडी कुक में और इंस्टेंट मिक्स में क्या स्ट्रेटजी आपकी, क्योंकि वहां तो एमटीआर शायद 100 साल से बैठा है ना। हाँ, तो जैसे इंस्टेंट मिक्सेस में भी, अगर मैंने कहा कि हम 5 फोकस कैटेगरी में हैं, तो हम आज से अगर 4 साल पहले जहाँ पे थे, हम धीरे धीरे, जैसे हर कंपनी अपनी गलतियां करती है और सीखती है, इन द एक्साइटमेंट टू गेट बिगर, हम एक एक कैटेगरी ऐड करके हम 17 कैटेगरी में आ गए थे। 2021 में निलॉन 17 कैटेगरी में था। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हम 8 कैटेगरी आठ में। कैटेगरी। हम 3 साल बाद बात करेंगे, हम 5 कैटेगरी में आ चुके होंगे। तो हम इंस्टेंट मिक्सेस मेरे टॉप 5 फोकस कैटेगरी में नहीं है। वर्मीसिली पास्ता फोकस कैटेगरी में नहीं है। तो जैसे सोया बड़ी नहीं है, तो हम 5 कैटेगरी के प्लेयर ही बनेंगे, उस 5 को ही पांच बिल्ड को करेंगे। जैसे अचार। अचार है, जिंजर गार्लिक पेस्ट कैटेगरी हो गई, फिर आपकी स्पाइसेस हो गई, ठीक है। एक सॉसेस हो गई, एक आपकी टूटी फ्रूटी हो गई, और पिकल, सॉसेस, स्पाइसेस, हाँ स्पाइसेस हो गई। स्पाइसेस। हाँ वैसे मार्केट बड़ा है, मतलब यहाँ पे हाँ, 40 प्लेयर्स है काफी, लेकिन 40 साल बाजार बहुत बड़ा बड़ा है। है। मतलब एवरेस्ट है, एमडीएच है, कोई भी हो, फिर भी हाँ बहुत बहुत बड़ा स्कोप है, निकलता है। बहुत बड़ा है। और अब ये एक्चुअली जो आपने कहा ना, जो भी आपकी इंसाइट थी, मैं इसको 10 जगह और अप्लाई करूंगा मेरे, जो आपने कहा ना पुरानी वाली, कि वो अचार डालने वाली पीढ़ी अब अगली पीढ़ी की बात नहीं नहीं है, रहनी। तो ये मसाले घर में कूटने वाली पीढ़ी भी यही नहीं है। है, यही है, यही है। तो ये जाने के बाद ये मसाले वाला बाजार भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्योंकि पहले मसाला था ना कि इस दुकान से लिया, उस दुकान से लिया है, घर में कूट लेंगे। जी अब कोई नहीं लाता, अब जी, सब इस पे ही जा रहे इस पे हैं। जाएंगे तो बिल्कुल। ये आपका सो वो। प्रोसेस फूड कंजम्पशन इंडिया स्टिल 8 9% पे है। वर्ल्ड का एवरेज 30% है, तो हमारा अभी बहुत बड़ा एक जर्नी बाकी है। और विथ द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, विथ इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एंड ऑल, लोगों को 2 घंटा मोबाइल में देखने में ज्यादा मजा आ रहा है किचन कुकिंग करने से। तो इसलिए धीरे 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 लोग अपना वो कन्वीनियंस की तरफ मूव करेंगे ही करेंगे। सब प्राइस वार वगैरह इन ब्रांड से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी चिंग का एग्जांपल लिया है आपने, केचप में अपन मान लो मैगी या किसान का एग्जांपल ले। अब ये सोचते हो ना यार कि होलसेलर है, होलसेलर को अगर मैं ज्यादा ऑफर या ज्यादा कमीशन दे देंगे तो मेरा माल बेचेगा, इसका माल नहीं रखेगा। या फिर कस्टमर को अपने क्या दी 20% ऑफ, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन। तो ये कस्टमर को डिस्काउंट देके या होलसेलर को मार्जिन देके, ये इस तरह के प्राइस वॉर्स वगैरह फेस किया आपने? होते हैं। इसमें एक मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग में इसको इसको बकेट थ्योरी बोलता हूँ। ठीक है। बकेट थ्योरी मतलब एक बाल्टी है। मतलब सपोज, तो टोटल मार्केट 1000 करोड़ की है। तो वो अगर मार्केट में 100 प्लेयर है, तो वो 1000 करोड़ 100 बाल्टियों में बटा हुआ है। ठीक है। मतलब 1000 लीटर का ये है, नदी है जो लोगों ने अपने बाल्टी में भर रखी है। ठीक है। अब वो नदी एक्चुअली साल की सिर्फ 6 लीटर से बढ़ रही है, 6% से ही बढ़ रही है, 60 लीटर से बढ़ रही है। तो मार्केट इज ग्रोइंग ओनली एट 6%, इंडिया का।
नॉर्मली एनी कैटेगरी, अनलेस अनलेस कोई इनोवेशन की नई कैटेगरी आएगी, वो पहले 3-4 साल 40% में बढ़ेगी, बट धीरे धीरे 6% पे आ जाएगी। फॉर एनी, मेरी जो अचार की कैटेगरी हो, ये मसाले, ये सब 6% पे आ चुके हैं। तो अगर मैं अच्छा काम करूंगा, नॉर्मल काम करूंगा, रूटीन काम करूंगा, गंदगी कुछ नहीं करूंगा, कोई बाय मिस्टेक नहीं करूंगा, तो मेरा नॉर्मली बिजनेस 6% वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा। और 2-3% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वैल्यू और 2-3% से 9% बढ़ेगा। और मैं एग्जीक्यूशन थोड़ा और बेटर कर लूँ, टीम को और बेटर कर लूँ, तो और 2-3% आ जाएगा। तो नॉर्मली एक अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री में 12% आ जाएगी, बिकॉज मैंने गलती नहीं की, मेरा इन्फ्लेशन आ गया और मेरा थोड़ा बेटर एग्जीक्यूशन कर लिया। तो आपकी यहाँ तक बाल्टी का पानी जो है, इतना ही मूव हो रहा है कि हर एक का 9% बढ़ रहा है, 6% वॉल्यूम से, और 9% 3% ये। और किसी का आप थोड़ा एक मग्गा अपने इसमें ले रहे हो क्योंकि आप बेटर एग्जीक्यूट कर रहे हो, उससे ज्यादा लेना है ना, तो फिर आपको कुछ डिस्प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। हम्म। फिर, क्योंकि फिर उसके बाल्टी से पानी छीनना पड़ेगा। अभी तक छीन नहीं रहे थे, उसकी गलती से जो एक हाथ मग्गा गिर जा रहा था, हाँ। वो आपके बाल्टी में आ जा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अब छीनना पड़ेगा, और वहां प्राइस वॉर आती है, वहां ये कंपटीशन आती है। हम्म। बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप प्राइस वॉर पूरे इंडिया में चला दोगे, सारे जगह कर दोगे, तो आप इतना ब्लीड कर जाओगे कि आपके पास 50-100-200 करोड़ का पीछे बैकअप चाहिए। हमारी जैसी साइज की कंपनी, अगर मुझे हम्म। अचार कैटेगरी में या मसाले कैटेगरी में प्राइस वॉर रन करके 4 साल खेलना है, तो 200 करोड़ रुपए चाहिए, हम्म। नहीं तो वो खेल नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं एक मार्केट में खेलना चाहता हूँ, जहां मुझे सिर्फ 2 करोड़ की, 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं उस 3 करोड़ से 3-4 साल तक प्राइस वॉर करके उस मार्केट में 40-40, 30-30% की ग्रोथ ले ले सकता हूँ। सकता हूँ। तो प्राइस वॉर का जो खेल है, वो तभी सेंस बनता है, या तो आपके पास 200 करोड़ बैकिंग के लिए हो, अगर नहीं हो, तो हम अपना ग्रोथ भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं हर साल, कि भाई हर लीडर को 9% ग्रो करना है, प्लस 3% एग्जीक्यूशन से ग्रो करना है। बट कंपनी को 16-17% ग्रो करना है। तो बाकी का जो कंपनी 4-5% ग्रो होगी, उसमें कंपनी 3-4 प्रोजेक्ट्स लेती है, कि ये प्रोजेक्ट्स, ये इनिशिएटिव, ये प्रोजेक्ट, जहां कंपनी इन्वेस्ट भी करेगी, अपना मार्केटिंग मनी स्पेंड करेगी, अपना स्कीम्स का पैसा इन्वेस्ट करेगी, अपने मैन पावर को एडिशनल लगाएगी, और वहां से 30-40% ग्रोथ लेगी, जिससे ओवरऑल कंपनी। बट वो हम 3-4 प्रोजेक्ट ही चलाते हैं, हाँ। उससे ज्यादा चलाएंगे तो घर फूक तमाशा होता नहीं, जैसे कई होता है ना कि बाकी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका माल जा रहा है, है। वहां पे आपका कंपटीशन कहता है कि मेरे पास तो 200 का 2000 करोड़ पड़ा है, हाँ, मैं डिस्काउंट चल, मैं होलसेलर कहता हूँ इसका माल नहीं रखना, मेरा माल रखना, राइट, राइट। या मेरा माल पहले बेच, तेरे को कार्टून 2 कार्टून फ्री देता हूँ। ये या होता आपने है, ग्राहक को स्कीम लगा दी कि भाई ये होता है ग्राहक ना। 3 पे 4 फ्री, तो ग्राहक कहता है यार मैं तो 3+1 लेके जाऊंगा। हाँ, तो उसको आप कैसे हैंडल कैसे करते हैं? सी, मतलब मैं कह रहा हूँ आप मत करो, दुनिया कर रही है तो वो भी, बचते कैसे हो? तो जो मार्केट में आपके ऊपर अटैक हो रहा है, हम्म। इतनी इरेशनल इंडस्ट्री नहीं है कि सारे जगह इकट्ठे अटैक हो रहा है, वो कुछ कुछ जगह हो रहा है, तो वहां आपको काउंटर अटैक भी करना पड़ेगा। मतलब एक है कि अपना शेयर बचा के रखना जरूरी है, अगर वो शेयर बचा के नहीं रखेंगे, तो मतलब कुछ जगह हमारे कुछ आइटम पे स्कीम ज्यादा चलेगी, क्योंकि हमारे वो प्राइम मार्केट से, और हम्म। प्राइम मार्केट में हमको मालूम है कि वहां पे हमको खोने के लिए ज्यादा है, लेने के लिए कम है, हम्म। तो वो खो नहीं सकते। तो वहां हमारे टूल्स ज्यादा रहेंगे कि किसी को घुसने की जगह ना मिले। और कुछ जगह टूल्स ज्यादा रहेंगे जहां हमको किसी के हाथ से लेना है। तो 3-4 कोर मार्केट से वहां अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि एवरीबडी विल अटैक, जहां हम हमारा स्ट्रांग है, तो उसको 3-4 को प्रोटेक्ट करना है, और 2-3 जगह से कुछ लेना भी है। और हर जगह कहीं ना कहीं कोई वीक पड़ता है, हम भी कहीं वीक पड़ते होंगे जहां हमारे हाथ से जाता होगा, बट उसको समझ के रखना है। इसी के लिए आज दुनिया जो बोलता है कि हथौड़ा मारने का एक और कहाँ मारने उसके 499, डेटा ड्रिवन मार्केट हो गया है। बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स यूज करो, समझो कहाँ क्या हो रहा है, दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज ग्रेट सर, मेरे को ये आप जो बिजनेस में वॉर की एनालॉजी यूज करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नॉर्मली ऐसे यूज करता हूँ कि भाई बिजनेस वॉर ही तो है। वॉर है, वॉर है। इधर अटैक करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, जी, जी, एम्पायर जी, बढ़ाना है, जी। टीम सेना बनानी है, यही हाँ, तो हाँ, करना हाँ, है, और हाँ, क्या लड़ाई करना है, है? और क्या है। क्यों, लड़ाई तो है, मतलब बिजनेस थोड़ी है। दूसरों के बाल्टी से पानी छीन रहे हो ना, दूसरों की बेसिकली। बाल्टी से क्यों, पानी छीनना, समझ रहे हो अपनी कि नहीं बाल्टी को लेके नहीं चलेगा है, यार। वो बचा के रखना है। अपनी सेना बढ़ानी है, बस। उसकी सेना तोड़नी है, वॉर तो है ही। अच्छा सर, कंपटीशन का एक और लास्ट सवाल, ये थोड़ा रिवर्स, कि बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर से आप लड़ रहे हो, ये स्ट्रेटजी है। कुछ छोटे प्लेयर्स भी होते हैं, जैसे मान लो कि पुणे में कोई गली में हाँ, कोई हाँ, पुरानी 80 साल पुरानी अचार की दुकान है, जी, वो कह रहा है मेरे कोई, मैं छोटी सी दुकान है मेरी, जी, नाम है उसका, वो चला रहा है अपनी जी, दुकान, जी। तो अब वो आ गया ब्रांड में, तो अब यहाँ पे आके उससे कैसे कॉम्पीट करते हैं? नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा मार्केट कौन सा ठीक है। है, राइट, वो डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हम बोलते हैं मार्केटिंग के सबसे दो इंपॉर्टेंट टर्म है, सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। हम्म। एक आदमी है जो बोलेगा, फॉर श्योर जो घर पे अचार डाल रहा है और एक दुकान से बेच रहा है, हम्म। उसकी क्वालिटी हमसे 21 होगी, हाँ। क्योंकि वो बैचेज ही बना रहा है 100-100 किलो और की प्राइस भी सही कर लेगा। और प्राइस भी सेट कर लेगा। इनफैक्ट उनके अचार हमसे महंगे होते हैं, हाँ। सस्ते नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक अलग क्वालिटी बनाता है, हाँ। और वो अपना घर पे ही बना रहा है, स्पेसिफिक 50 kg की 100 kg की बैच बना रहा है। तो हमारे लिए वो लड़ाई है ही नहीं आज के डेट में। हमारे लिए अभी लड़ाई है जो 1500 करोड़ का ऑर्गेनाइज मार्केट है। मैं अनऑर्गेनाइज की मार्केट में जाके लड़ाई करने जाऊं, हम्म। तो घर फूक तमाशा ही देखना है। तो ऑर्गेनाइज में इनफ स्कोप है। मतलब हम जैसे उदाहरण के तौर पे
अचार की मार्केट की बात करें तो छत्तीसगढ़ का ऑर्गेनाइज मार्केट अचार है, उसका मेरा 55% मार्केट शेयर मेरा है। तो मुझे मालूम है 20-25 तक आने में पसीने छूट जाते हैं, मेरा 55 है। अब 55 से और ऊपर ले जाना है तो और मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट खर्चा करूंगा और हम्म, लेस रिजल्ट आएगा। तो 55 पे मेंटेन करते 55 हो पे आप। मेंटेन करो। लेकिन वहां पे अगर मेरा सॉस के मार्केट में 5% मार्केट शेयर है तो मैं हम्म, छत्तीसगढ़ में सॉस का गेम खेलूंगा। बट वही दिल्ली में मेरा अचार का मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज का 7% है, तो वहां पे 20-25 तक जाने का स्कोप है। तो मैं दिल्ली में ऑर्गेनाइज मार्केट का बैटल खेलूंगा, अनऑर्गेनाइज तक जो जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह अभी कहीं 7 पे हूँ, कहीं 10 पे हूँ, कहीं 3 पे हूँ, वहां बढ़ाने का बहुत स्कोप है। तो वही लड़ाई इनफ है। क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट देखा जाए ना, अपना सबसे बड़ा पाई यही होता 80%। है ना? फूड एफएमसीजी में तो 80 है। सर लगभग हर कैटेगरी कहीं भी पकड़ लो, फिर आप कपड़े में भी आ जाओ, कहीं चले जाओ। 80% है। वो जो छोटी छोटी दुकानें में अपन कहते हैं जूडियो का टर्नओवर इतना हो गया, हाँ हो गया होगा जूडियो का, लेकिन ये जो छोटे मोटे ना, बहुत है। बंटी गारमेंट, लक्की गारमेंट, इनको हाँ टोटल करोगे तो ये कितने जूडियो पे भारी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, अभी एक और ट्रेंड दिख रहा है मुझे इसमें, मार्केटिंग प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ बात कर रहा हूँ, बड़ी इंडियन कंपनियां इसमें एंटर कर रही है जो पहले जी दूर थी, जी जी जी। यानी स्पेशलिटी प्लेयर थे। जैसे रिलायंस है, रिलायंस का ब्रांड आ गया इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अब वो आटा दाल मसाला बिल्कुल सब में आ गए। बिल्कुल। ठीक है, टाटा का ब्रांड आ हम्म, गया संपन्न, दाल चीनी वो सब में कूद गए। पतंजलि कूद रहा है, आईटीसी कूद रहा है, डीमार्ट का खुद का दुनिया में तो बेचता प्राइवेट ही था लेवल है, वो, प्राइवेट और लेवल। प्राइवेट लेवल उसने लॉन्च जी कर दिया। जी। इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? सी इसके अंदर है ना, हमेशा एग्जीक्यूशन इज द की, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, एंड हाउ मच फाइटिंग पावर यू हैव, राइट। हम्म, जैसे इंडिपेंडेंस है, ये रिलायंस फैमिली से आता है, बहुत एग्रेसिव है, और पैसा फूक, मतलब चाहे कैंपा कोला है चाहे इंडिपेंडेंस है, घर फूक तमाशा देखने का है कि वो उनका 10 साल का होराइजन वो है, उनका अलग है राइट। थोड़ा सा, वो बट उनका क्या 300 करोड़ रोज का आता है ना, तो हाँ, उनको कहीं लगाना है। लगाना है। और अगर आप वही टाटा संपन्न पे चले जाओगे, तो टाटा संपन्न का वो एटीट्यूड नहीं है कि मैं वो अपना आपको डे वन से एवरेज के प्राइस पे ही बेचेगा, हम्म, प्रीमियम ही बेचेगा। दे डू नॉट वांट टू गो इनटू द प्राइस वॉर। सेम गोज फॉर मे बी पतंजलि और आईटीसी। डीमार्ट तो लो कॉस्ट प्लेयर है। तो हर एक जगह अलग अलग है, बट द की टू सक्सेस इज एग्जीक्यूशन। एंड आपने कुछ देर पहले कहा छोटे प्लेयर, जैसे एक छत्तीसगढ़ का एक प्लेयर है जॉफ, जो शार्क टैंक में भी आया था। हम्म, उन्होंने, टाटा संपन्न शायद से 7 साल से मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया बेच रहा है, जॉफ उससे ज्यादा बेच लिया 4 साल के अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं एक बड़े इकोसिस्टम में आके क्या होता है कि उनका नमक पे इतना फोकस है, या उनका दूसरी चीजों पे इतना फोकस है कि उनका फोकस मसाले पे, क्योंकि हर एक आदमी जो है जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाता है। अब मसाला 4 साल 5 साल रगड़ रहे हैं, मसाला 200-250 टन से ऊपर जा ही नहीं रहा है, विजा विज दूसरे प्रोडक्ट दौड़ रहे हाँ, हैं। तो कहीं ना कहीं टीम में हो जाता है, चल ये हारा हुआ घोड़ा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टारगेट करने के लिए इससे कुछ होगा नहीं, दूसरे कैटेगरी पे लगाओ। और वही जॉफ है, सब कुछ पैसा ही ये वहां से, देखिए बात वही सही यही है। है। तो देन उनका पैशन, उनका एनर्जी उसके ऊपर इतना ज्यादा होता है कि वो पैशन एनर्जी डिफीट कर देता है दूसरे लोगों को। सर मैन्युफैक्चरिंग अपनी है या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है? मेरी 95% ओन मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है। अब बिकॉज इंडिया देश बड़ा है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बड़ी है, हम्म, तो कुछ जो मेरे फैक्ट्री से लॉन्ग डिस्टेंस पे है, वहां पे ओनली जो इंस्टीट्यूशन वाला प्रोडक्ट है, जैसे 5 केजी अचार होता है, या 5 केजी सॉस होता है जो होटल में जाता है, उतना प्रोडक्ट हम थर्ड पार्टी में बनाते हैं, बाकी सारा इन हाउस बनाते तो अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग फूड के अंदर मान लो बिजनेस स्टार्ट करने सोच हैं रहा है, जी। मैं सोच रहा हूँ, हाँ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, ओन मैन्युफैक्चरिंग पे या कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे शुरुआत में? हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे, बिकॉज इतनी कंपटीशन है, हजारों ब्रांड है हर कैटेगरी में। तो और हर एक आदमी अंबानी साहब नहीं है कि इतना पैसा लेके स्टार्ट कर रहे हैं। पूंजी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ही होती है। तो जब हम मार्केट में जाएंगे, तो 4 बार धोखा खाएंगे, 4 बार डेंट आएगा। तो वो 4 बार वो डेंट को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग आप लगाने जाओगे, तो आपका 70-80% पैसा, भले ही आज इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, वर्चुअली अगर आप सही जगह फैक्ट्री लगाओगे तो आपका 2 करोड़ अगले 10 साल में गवर्नमेंट सब्सिडीज के थ्रू आपको पे कर देती है। हम्म, बट आज तो कैश फ्लो लग गया, आज कैश फ्लो लग गया। अगर 2 महीने बाद आपने 2 ही करोड़ थे, 1.5 करोड़ फैक्ट्री में लगा दिया, 85 लाख है। अब एक्सपेरिमेंट के लिए पैसा बचा ही नहीं। सही नौ बात है। महीने बाद पैसे खत्म हो गए, तो फैसिलिटी भी कोई काम की नहीं। तो मेरा मानना है कि पैसे कम है, पूंजी कम है, तो money is made always in the front end, never at the back end. Back end will give you some efficiencies. Why I say this is, आज हमारे इंडस्ट्री में ही आप सेम कैटेगरी में, अचार वाली ही कैटेगरी में, ऐसे लोग होंगे जो दुकानदार को 40% मार्जिन देते हैं, और कोई दुकानदार को 20% मार्जिन देते हैं। तो 20% का स्कोप है। और वही मैन्युफैक्चरिंग में आप कितना ही हाथ पैर मार लो, तो 3% और इफिशियंसी ड्राइव कर लोगे, लेकिन फ्रंट एंड में 20% का बचा लोगे। तो इंडस्ट्री में पैसा फ्रंट एंड पे है, बैक एंड पे नहीं है।
तो अगर पैसा खर्चा करना है तो फ्रंट एंड पे तो लगा। सर मुझे इसे कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने हैं तो कोई है हजारों ऑप्शंस में कि भाई इस एरिया में इस तरह के लोग मिल जाते हजारों है, हैं? आप इंडिया मार्ट पे चले जाइए, आपको डाल देंगे क्वेरी तो आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे। मतलब इसमें तो बहुत एकदम हाँ अच्छा हाँ खासा हाँ, मतलब आपको कंपटीशन है। हर स्टेट में हर प्रोडक्ट के लिए 100 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। क्या बात है। क्योंकि मैं भी देख रहा था ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह के हाँ, बारे में, तो ब्यूटी प्रोडक्ट में ऐसा है कि कितने ही ब्रांड हो, मैन्युफैक्चर 10 ही है। 10 ही है। वो नाम भी बताइए, आदमी ये बनाता है, वो आदमी वो बनाता है, बात खत्म। नहीं, और भी होंगे मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन क्या वो 10 क्या, उन्होंने क्योंकि 100 लोगों के लिए बना लिया तो उनकी हम्म, इफिशिएंसी ऑफ स्केल इतनी हो गई कि जिस भाव में वो बना के दे पा रहे दूसरे बना के नहीं दे पा रहे। हम्म, उन्होंने, जैसे आज हिंदुस्तान फूड एक लिस्टेड कंपनी है, हम्म, वो हार्डकोर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करके ही कंपनी बनी है, मतलब हम्म। मेरे आई डू नॉट नो बट 4-5 हजार करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। वो खुद का प्रोडक्ट बनाती नहीं, सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए ही प्रोडक्ट बनाती है, तो कुछ लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज उसी तरफ डेवलप कर दी है। सर यूनिट इकोनॉमिक्स की अपन बात करें, जैसे ओवरऑल कोई भी एक प्रोडक्ट का आप चाहे टूटी फूटी है जिसका भी, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स क्या रहता है? मैन्युफैक्चरिंग में कितना, पैकिंग में कितना? देखिए हम, हाँ, 5 चीजों की तरफ देखते हैं राहुल जी। हम्म, अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स की करें, मार्जिन की बात करें, हमारे 5 लेवल पे हम दिमाग को लगाते हैं। शायद से ये आपके दर्शकों को भी काफी अच्छे समझ में आएगा। हम सबसे पहले देखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। काफी बार लोग नेट सेल्स पे आ जाते हैं, एनआरवी तक नहीं आते। तो मेरी सेल 100 रुपए की हुई, लेकिन मैंने स्कीम 7 रुपए की चलाई। मैंने उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट को 3 रुपए का मार्जिन दिया। मैंने 2% का 3% का बीएनडी दिया, 1% का सीडी दिया, तो मेरे हाथ में तो 88 रुपीज ही आया। हम्म, तो सबसे पहले लोग एनआरवी को नहीं देखते, इसलिए इसको देखना जरूरी है, क्योंकि आपकी स्कीम पूरे देश में एक समान नहीं चलती। अगर मैं निलॉन्स को देखूं तो किसी एरिया में मैं कंपनी में सिर्फ 3% स्कीम चलाता हूं और कुछ एरिया में मैं 9% चलाता हूं। तो जहां 3 चला रहा हूं और मेरे हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो इस लेवल पे लोग एनालिसिस नहीं करते। लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी नेट सेल्स ये थी, बट एनआरवी तक आना जरूरी है, बिकॉज वहां पे पहला आंसर मिलता है कि कौन सी प्रॉफिटेबल एरिया, कहाँ पे मुझे माल बेचने में 10% लग जा रहे हैं और कहाँ मुझे सिर्फ 3% से भी बेच पा रहा हूँ। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आता है मटेरियल्स मार्जिन। मटेरियल्स मार्जिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, आप प्रीमियम को कर रहे हो, तो आपकी मटेरियल कॉस्ट ज्यादा महंगी होगी क्योंकि रेसिपीज महंगी होगी। तो आपकी मटेरियल मार्जिन की क्या है? तो मटेरियल मार्जिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मटेरियल्स में 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है कि आपकी खरीदी कैसी है, दूसरा आपका फैक्ट्री में वेस्टेज कुछ है क्या, तीसरा आपकी रेसिपीज कैसी है, हम्म, चौथा आपका सेल्स का मिक्स कैसा है। मतलब हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि एक ही कंपनी में 40% मटेरियल मार्जिन का भी प्रोडक्ट होगा, 70 वाला भी होगा और 10 वाला भी होगा। तो आपकी सेल्स मिक्स कैसी हो रही है? काफी बार अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरे ही मार्केट में, मेरे ही निलॉन्स में, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे 15% लेस मटेरियल मार्जिन वाला प्रोडक्ट बेचते हैं। हम्म, और छत्तीसगढ़ है वहां पे कंपनी के एवरेज से, और छत्तीसगढ़ ऐसा है जो कंपनी के एवरेज से 5% बेटर वाला मटेरियल मार्जिन वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ मुझे एक्स्ट्रा पैसा कमा के दे रहा है, क्योंकि वहां पे कंपनी के एवरेज से भी वो ऐसा सेल्स मिक्स बेच रहा है जहां पे मटेरियल मार्जिन और भी ज्यादा है। और महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां पे मुझे कंपनी के एवरेज से 15% तो पैसा टूट रहा है, क्योंकि वो सस्ते सस्ते वाले माल बेच रहा है, प्रीमियम माल नहीं बेच रहा है। तो मुझे इस पे जब काम करना है, यूनिट इकोनॉमिक्स में थोड़ा और ब्रेक करके हाँ हाँ बता रहा हाँ हूँ, हाँ। तो मुझे अगर काम करना है तो छत्तीसगढ़ में मुझे सेल्स मिक्स पे काम नहीं करना है, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे और कुछ काम करने से पहले सेल्स मिक्स पे काम करना है, क्योंकि वहां पैसा सेल्स मिक्स से आएगा। अब छत्तीसगढ़ मुझसे 2% स्कीम ज्यादा खाता है, महाराष्ट्र अगर 7 खाता है, छत्तीसगढ़ 9 खाता है। बट मैं खुशी खुशी 9 दे रहा हूँ, क्योंकि वो 5 तो सिर्फ यहाँ बचा के दे रहा है। हम्म, और बॉम्बे में 7 देने भी जान पे जा रहा है, क्योंकि वो 15% तो नुकसान और नीचे कर रहा है। तो मेरे दोनों की रणनीति अलग होगी। तो इसी कारण छत्तीसगढ़ में रणनीति होगी थ्रूपुट बढ़ाओ, कमा के दे रहा है। महाराष्ट्र में होगी थ्रूपुट छोड़ दो, सेल्स मिक्स चेंज करो। सेल्स मिक्स चेंज करो। तो ये, हाई मार्जिन वाले को ज्यादा बेचो, लो मार्जिन वाले को थोड़ा हाँ, कम लाओ, या हाई मार्जिन को उससे रेशियो में तो बढ़ाओ। तो सारी कंपनी सिर्फ थ्रूपुट देखती है, हम थोड़ा डिफरेंस जाते हैं कि सिर्फ थ्रूपुट से काम नहीं होता है, थ्रूपुट के बियॉन्ड बहुत सारे नंबर है। तो सेकंड मटेरियल मार्जिन हो गया। हम्म, थर्ड लेवल पे हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन। ये वहां से आता है क्योंकि जो आपका मेक और बाय डिसीजन है, कि मैं बनाऊंगा बट मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, मेरा डे वन पे 25% 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चलेगा। हम्म, तो यूनिट इकोनॉमिक्स वहां से आना चालू हो जाता है कि अगर मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है तो मेरा फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, फिक्स कॉस्ट कम होता चला जाएगा, वेरिएबल बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इनिशियल सेल कितनी आएगी, मुझे निलॉन्स ने हमेशा ये देखा है, हम जो भी 17 कैटेगरी में एंटर किए, इंक्लूडिंग अचार और टूटी टूटी छोड़ के, उसके बाद जो भी हमने हर चीज शुरुआत की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से। हम्म। वो प्रोडक्ट जिस दिन सेट हो गया, तब हमने अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई। क्योंकि हमको डे वन से इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ लगा देंगे, 3-4 करोड़ लगा देंगे, प्रोडक्ट नहीं चला तो यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं सेट होगा। तो किसी और से बनवाओ, बनवा के लॉन्च करो, सक्सेसफुल हो गया तो इन हाउस ले आओ। चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे सॉस हो, सभी में यही काम किया हमने, वर्मिसेली हो, पास्ता हो। तो मटेरियल मार्जिन के बाद मैन्युफैक्चरिंग मेक और बाय के डिसीजन में हेल्प जब करेगी। लग जाएगी 100% कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज हो जाएगी, तो फिर उठ आने लगा लग दो। गया ऑर्डर अपने हाँ, पास, 5 करोड़ की फैक्ट्री डालेंगे, 10 करोड़ का माल हर महीने बिक रहा है तो हर महीने बना लेंगे, तो ले क्योंकि आओ। 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से नीचे अगर आप चलाओगे प्लांट तो हाँ। आपको हर्ट करेगा, बिकॉज आपकी फिक्स कॉस्ट हर्ट करेंगे। फिर फोर्थ मार्जिन आती है जिसको हम बोलते हैं
मार्केटिंग मार्जिन्स। तो मटेरियल्स के बाद आपके खर्चे आते हैं विच इज सेल्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ यहाँ पे भी खेल अलग होता है, जितना आपका ब्रांड स्ट्रांग बनेगा उतना आपकी इंटरिम सेल्स बढ़ेगी, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बेच देगा, आपको सेल्स टीम कम करनी पड़ेगी। और जितना माल आपका वीक ब्रांड रहेगा उतना आपके लड़कों को जा जाके पुश सेल्स करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से लोग नहीं देखते, उसको भी पूरे कंट्री को एक समान देखते हैं। तो इसको भी हम हर स्टेट, हर चैनल, मतलब एमटी, जीटी, सभी का हम चैनल का भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालते हैं, सेल्स कॉस्ट निकालते हैं। तो चैनल वाइज, टेरिटरी वाइज, कैटेगरी वाइज, ये तीनों वाइज हम हर चीज को निकालते हैं कि मुझे अगर किस कैटेगरी में मटेरियल मार्जिन को इंप्रूव करना है, कहाँ पे मुझे एनआरबी इंप्रूव करना है, कहाँ पे मुझे मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करना है, कहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव करना है। तो उस ब्रेकअप में जाएंगे तो यूनिट इकोनॉमिक्स के नीचे एक्चुअली बहुत कुछ और है, वहां से आंसर चेंज होते हैं। तो एंड फाइनली एबिटा, तो ये सब ठीक करते जाएंगे तो एबिटा इज अ एंड आउटकम। तो महाराष्ट्र में अगर फोकस है इस साल तो सेल्स मिक्स पे है, छत्तीसगढ़ में है तो थ्रूपुट पे है, अगर यूपी में है तो वहां पे हमारा एनआरबी में पूरे कंट्री का अगर एक्स बी एन डी आता है, ब्रेकेज डैमेज एक्सपायरी, तो यूपी का मतलब 3 गुना ज्यादा आता है। तो यूपी में और कुछ नहीं करो, सिर्फ सिस्टम प्रोसेस ऐसे लगाओ कि ब्रेकेज डैमेज एक्सपायरी कम हो जाए, उसी से कंपनी की वहां की उस टेरिटरी की मार्जिन 5-6% से बढ़ जाएगी। तो देन दैट्स इट। जितना ज्यादा आप घुस के देख रहे हो एक एक नंबर को उतनी ज्यादा है भाई। इतना देख के 4-5% एफिशिएंसी और मार्जिन तो यूं ही आ आ गया। जाता जब एबिटा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अगर ये सारे फैक्टर्स को अगर घुस के देखेंगे, बिल्कुल, 5% एबिटा तो अपने आप यहीं अपने आ ड्रॉप हो जाएगा, गया। अपने आप आ जाएगी, और आपको रास्ता कहाँ से ग्रोथ का आएगा वो भी निकलने आ जाएगा। भटके जैसे मैं एक चीज क्या कहता हूँ सर, हमारे मैं क्लास लेता हूँ व्यापारिक सीयू की, मैंने आपको हाँ बताया हाँ। था। तो उसमें मेरी फाइनेंस की क्लास आती है, तो जी। मैं फाइनेंस की क्लास में बकायदा बोलता हूँ कि आप और आपकी बैलेंस शीट बैठ के तन्हाई में बातें किया करो। करो, हाँ। आपको कोई कंसल्टेंट नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, हाँ हाँ हाँ। कि बैलेंस शीट आपको सब सब कुछ बताएगी बताती है, हाँ। कि बेटा यहाँ तो फंसा हुआ है बिल्कुल और यहाँ से तो निकलेगा। बिल्कुल। और कोई तीसरा आदमी चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए। जो तुम तीसरा आदमी लाते हो वो भी पढ़ के ही बताता हाँ है। हाँ, तो बिल्कुल। तुम पढ़ना सीख जाओ तो जी, तुम्हारा काम हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। अब आते हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन पे, द मेन चीज। सर आपके कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, कौन कौन से हैं, जीटी, एमटी, ऑनलाइन, क्या क्या है, मिक्स क्या है इसका? जीटी है हमारा लगभग 83%। फिर हमारा एक्सपोर्ट है अराउंड 5%। हम्म। हाँ, हमारा मॉडर्न ट्रेड अराउंड 4% है, ई कॉम क्यू कॉम अराउंड 1.5% है। फिर हमारा गवर्नमेंट सप्लाई जिसको हम सीएसडी, कैंटीन, केपीकेबी, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड बोलते हैं, वो अराउंड 2% है। एंड फिर प्राइवेट लेबर अराउंड 4% है, कि जो किसी और को बना के देते हैं। तो ये हमारा सेल्स मिक्स है। तो सर मैं एक बार बता दूं दर्शकों, जीटी मतलब जनरल ट्रेड जो किराना दुकानों पे है, एमटी मतलब मॉडर्न ट्रेड जो आपके डीमार्ट वगैरह जैसी जगहों पे मिल जाता है, और क्या कहता है अपना हाँ, क्यूसी, इट्स लाइक। इसके अलावा दो चीज भूल गया, एक एसएमटी भी हमारा, स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड, हम्म। मतलब जो मॉडर्न ट्रेड है लेकिन नेशनल चेन नहीं है। हम्म। जैसे दिल्ली में आपका राज मंदिर है या बनिए की दुकान है, बॉम्बे में पटेल है, जो एक शहर में ही लोकेटेड है, उसको हम हम्म। मॉडर्न ट्रेड, बट स्टैंड अलोन मॉडर्न ट्रेड। और डीमार्ट और रिलायंस नेशनल मॉडर्न ट्रेड चेन हो गई, विशाल मेगा मार्ट नेशनल हो गई। और एक और हम करते हैं विच इज इंस्टीट्यूशन एंड होरेका। तो सर मेन तो आपका जैसे जीटी हो गया 83% जो हाँ भी है ना। अब एक एक पे बात करेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा देख रहा है मुझे, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो कह रहा है सर मैं भी चाहता हूँ मेरे आपके इतने हजारों लाखों हैं, वो कहता है मेरे 100 डिस्ट्रीब्यूटर तो बने। जी। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर की मैं क्या शुरुआत करूं, क्या प्रोसेस फॉलो करूं मैं? देखिए, अलग अलग समय पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होता है। जब छोटी कंपनी है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत यंग और भूखा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, हम्म। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर का पेट भरा भरा हुआ है वो आपके एक डिस्ट्रीब्यूटर के 7 से 8 कंपनी होती है। हम्म। तो जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, जिसके पास कभी सपोज लीवर्स का या नेस्ले का काम है, उसका महीने का 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन तो उस ब्रांड से आ रहा है। आप जस्ट स्टार्ट करो, आप जिनके लिए बोल रहे हो जो स्टार्ट हाँ करा है, हाँ। वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, जेन्यूनली बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। बट वो छोटा ब्रांड जाएगा ना, उसकी नज़र में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो मुंह के अंदर की सौंफ या राई का हाँ हाँ हाँ। दाना भी आप नहीं दे उड़ रहे हो। के जीरा हो हाँ, रहा तो है। इसलिए उसको मजा नहीं आएगा। आपको 25-26 साल का एक बंदा चाहिए जो नया नया डिस्ट्रीब्यूशन में घुसा है, वो खुद मोटरसाइकिल पे माल डिलीवरी करने जाता है, उसको भूख है काम करने की, वैसा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। ठीक है। भले ही बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन वो आपके ब्रांड को सेट करेगा। ठीक है। एक ब्रांड बड़ा हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं तो हम अब एक साइज पे पहुंच गए, तो मुझे अब बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सपोज भोपाल शहर में 10,000 आउटलेट है, तो मैंने 6 डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, तो वो हजार हजार आउटलेट्स कवर करेंगे या 700-800 करेंगे, क्रीम करेंगे। लेकिन क्योंकि वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लीवर्स का काम करता है या नेस्ले के काम करता है, तो ऑलमोस्ट 85-90% यूनिवर्स तक जाता है। तो वैसा डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिल जाए, क्योंकि भोपाल शहर में माल बिकने लग गया, रखेंगे तो बिकेगा, ये गारंटी हो गई। तो अब बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊंगा तो मेरे को कवरेज बढ़ा देगा। तो उस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटर अलग हो गया। तो एज यू बिकम बिग यू रिक्वायर कंसोलिडेटेड डिस्ट्रीब्यूटर, व्हेन यू आर स्मॉल यू रिक्वायर हंग्री डिस्ट्रीब्यूटर। और उसको डिस्ट्रीब्यूटर को मैं क्या सेल्स पिच दूं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर को मैं क्या बोलूं कि मेरा प्रोडक्ट रख ले? वो क्या कंसिडर करता है प्रोडक्ट रखते टाइम, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर? सबसे इंपॉर्टेंट है ना सर, ये सेल्स 4 स्टेप से जाती है।
एक जिसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट, एक को बोलते हैं ट्रायल, फिर नंबर 3 पे आता है रिपीट और 4 पे आता है वर्ड ऑफ माउथ। आपकी सेल्स टीम और आपका डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ प्लेसमेंट करा सकता है, लेकिन हम जनरल ट्रेड की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि जनरल ट्रेड की सबसे बड़ी तकलीफ जो है, आपके प्रोडक्ट और आपके कंज्यूमर के बीच में एक दुकानदार खड़ा है और उस कंज्यूमर को आपका ब्रांड पता नहीं क्योंकि आप नए हो। तो अब निलॉन्स भी इतना पुराना ब्रांड है, लेकिन मेरा मसाला कंज्यूम 95% कस्टमर को मालूम भी नहीं आज इंडिया में कि निलॉन्स मसाला भी बेचता है, राइट। तो मैंने मसाला रखवा दिया, वो आके बोलेगा मुझे मसाला चाहिए, वो फर्स्ट काम करेगा एवरेस्ट का दे देगा या जो सेलिंग ब्रांड है, तो मेरा प्रोडक्ट पीछे के पीछे एक्सपायर हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ प्लेसमेंट करा सकता है अपने रिलेशनशिप है, आपका सेल्स टीम सिर्फ प्लेसमेंट करा सकता है। तो जो हम गो टू मार्केट बोलते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं कि भैया आपका हम काम भी दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ हम कंधे से कंधा करके मार्केट को ऑफटेक कराने में भी हेल्प करेंगे, कि हम 2 प्रमोटर भी देंगे, ऑफटेक भी कराएंगे, थोड़ा एफर्ट भी करेंगे, थोड़ा पोस्टर डैंगलर भी लगाएंगे, माल को हल्का करवाने में मदद करेंगे। दैट इज अ कॉम्बिनेशन थिंग दैट यू नीड टू डू, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो मिल जाएगा, आप उसको 2% ज्यादा मार्जिन दे दोगे, 4% इंसेंटिव दे दोगे, वो ले लेगा। बट एक डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा ये सोचता है कि मैं इतना एफर्ट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ये अगर ये कंपनी गायब तो नहीं हो जाएगी, मार्केट में मेरी उधारी बटी हुई और ये कंपनी ताला बंद करके चली गई तो पूरी उधारी मेरे माथे पड़ेगी। ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो व्हेन यू शो दैट यू आर आल्सो इक्वली इन्वॉल्व इन द बिजनेस, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल बेच के आपने एक प्रोडक्ट बना दिया और डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा के निकलने वाले हो, या उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसको, मैं अगेन उसकी बात कर रहा हूँ जो नया चालू कर रहा है, उसको पहले प्रूव देना पड़ेगा कि आई एम हियर समबडी हु अंडरस्टैंड्स कि मार्केट बिल्ड किया जाता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स टीम रखने से काम नहीं होगा, उसको बिल्ड करना पड़ेगा। ये एक कन्विक्शन देना जरूरी है। ये दे दिया तो आपको भूखा ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर तो मिल सामने वाला मांगता है कन्विक्शन चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा इंसेंटिव, वो लग जाएगा जी आपके साथ। जी। और जो पुराना ढाया बैठा है, मैं कह रहा हूँ मुझे एक साथ एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए जो मुझे 1000 दुकान तक पहुंचा दे, हाँ उसको क्या चाहिए? सेम मेरा ब्रांड थोड़ा सा नोन भी है। हाँ, तो उसको तो चाहिए कि आपका ब्रांड अगर नोन है तो खुशी खुशी लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका माल दुकान में जाएगा तो ऑर्डर। एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर क्या देखता है कि बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर की मेरी इस दुकान, मेरी ये बीटो पे गाड़ियां जाती है, हम्म मेरा तो खर्चा बंधा हुआ है, रिक्शा का भी खर्चा बंधा हुआ है, ड्राइवर का भी खर्चा बड़ा बंधा हुआ है, डिलीवरी बॉय का भी खर्चा बंधा हुआ है। उसमें एक और माल चला जाए उसी रिक्शा में हम्म और प्लेसमेंट हो जाए, उसका क्या होता है कि भाई मेरा 7% की मार्जिन है या 6% की मार्जिन है या 9% की मार्जिन है, हम्म मेरे खर्चे बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर मुझे इस ब्रांड को उधारी में देना पड़ जाए तो मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अगर ये ब्रांड मार्केट में ऑफटेक नहीं हो, अगर डेड हो जाए और वापस आए और कंपनी गायब हो जाए तो हम्म मेरे पैसे अटक जाएंगे। तो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ये देखता है कि भाई कंपनी क्लीन है क्या, हाइजीन मेंटेन करती है क्या, माल रखने से उधारी में देना पड़ता है या ऐसे बिक जाता है, वो एस्पेक्ट अगर उसको दिख जाएंगे तो वो आपका अपने आप काम ले ले। सर कोई रेड फ्लैग डिस्ट्रीब्यूटर में, क्या ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो तो उसको माल मत देना? देखिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर हर जगह रेड फ्लैग होता है। हम्म आप हर ह्यूमन में ही होगा। आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं कि बिल्डर, परफॉर्मर और सस्टेनर जो हम्म करते हैं। तो एक आदमी जो आपको शिकायत ही करते रहता है, तो ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। हम जब डीलर मीटिंग भी करते हैं तो कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो आज से 10 साल पहले मीटिंग में भी शिकायत करते थे, 5 साल पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनको हर जगह प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर काफी बार फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बड़ी कंपनी के लिए फिर भी ठीक होता है, लेकिन छोटे वाले में अगर वो कंसिस्टेंटली शिकायत वाला ही डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको अगर शिकायत ही दिखेगी तो ग्रोथ नहीं दिखेगी। ठीक तो है। जो बिल्डर वाला है, जो परफॉर्मर वाला है, वैसा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे। और एमटी में एंट्री कैसे करें मॉडर्न ट्रेड में? मैं चाहता हूँ मेरा माल डीमार्ट रखने लग जाए। सी इट इज नॉट डीमार्ट और इसमें एंट्री इजी नहीं है, बट एक बेनिफिट इसमें पक्का है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी रीजनैलिटी इन्होंने दी रखी है। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ नागपुर में आप लॉन्च कर रहे हो या राजस्थान में, हम राजस्थान में बैठे हैं, तो राजस्थान के डीमार्ट हेड को ये पावर है कि उसको चाहिए तो 100 एसक्यूज जो उसको लगता है राजस्थान में बिक सकते हैं वो उसको लिस्ट करा सकता है, हम्म भले पूरे देश में कहीं नहीं बिके। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट जो बनाते हो जो राजस्थान में ठीक बिक सकता है और उसका ऑफटेक आ सकता है और आपने राइट प्राइस पैकेजिंग दिया है, तो आप जब यहाँ पे जाके मिलेंगे, जैसे डीमार्ट एक डे रखता है मेरे ख्याल से मंगलवार का ओपन डे रहता है जहाँ हम्म वेंडर्स को ओपन होता है जाके वहाँ के बायर से मिलना। ठीक है। तो मतलब आप चले गए, आपने पिच दिया, आपने सही पिच दिया, तो आपका पिच, प्रोडक्ट, पैकेजिंग सब कुछ अगर सही है, प्राइसिंग सही है, आप ऑफर सही दे रहे हो कंज्यूमर के लिए, एक लॉन्ग टर्म विन विन स्टोरी क्रिएट करके जा रहे हो, तो वहाँ पे एक आंसर मिल जाता है। सेम गोज फॉर रिलायंस की जहाँ रीजनलिटी डिसीजन मेकिंग, तो वहाँ पे नेशनल जाने से बेटर है कि रीजनल जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करो, शुरुआत मिलेगी, जगह मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, फिर एक और जगह जाओ। वो अप्रोच वो तो खुद ही कर देंगे, वो अगर खुद ही कर एक दुकान में माल बिक गया तो वो यहाँ 4 पे रखो, 5 जैसे पे रखो और ब्लिंकिट खुद भी सेल करता है अच्छी लेवल हो। 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो अच्छा। उनके जो अगर 550-600 डार्क स्टोर्स है, तो पहले लेवल 1 है तो सिर्फ आपके 50 डार्क स्टोर में प्रोडक्ट लगेगा। वहां हम्म से ऑफटेक कैसा आ रहा है वो देखे, फिर लेवल 2 ले जाएगा, मतलब 150 डार्क स्टोर में लगेगा। फिर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो फिर लेवल 3 में ले जाएगा, 300 डार्क स्टोर में रखेगा। फिर और रिस्पॉन्स अच्छा रहा है तो लेवल 4 में रख के पूरे 550 में ले जाएगा। तो हर एक जन वैसा ही करता है।
तो सर अभी इसमें एक और चीज मेरा क्यूसी में सवाल आ रहा था क्विक कॉमर्स में। अभी क्विक कॉमर्स में जैसे मान लो स्विगी ने किया नाइस करके खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया, और जो प्लेयर्स है सारे कह रहे हैं यार अपन अगर अमूल रखेंगे नाम से बिकेगा, अगर अपन कुछ और प्रोडक्ट रखेंगे नाम कैडबरी नाम से बिकेगा, तो वो कोशिश करते हैं कि नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट को रखें, जी बड़ी ब्रांड 50 साल से है, या फिर खुद का प्रोडक्ट आजकल वो राइट डालने लग गए जी और उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं जी क्योंकि उनका हुनर वहीं से हाँ घूमता है, वहीं से इन्वेस्टर को मार्जिन आती वैल्यूएशन है मांगेगा और वैल्यूएशन वहीं से दिखेगी, राइट उसको करता है। तो नए ब्रांड का उस पे आज जाना कितना सस्टेनेबल है? सी ये जो भी प्राइवेट लेवल भी करेंगे ना हाँ। वो बड़े कैटेगरी में लोग करते हैं हम्म, जैसे अचार बहुत कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है हर हाँ। जगह का रीजन का अचार चेंज होता है पैक साइज बहुत ज्यादा है 200 ग्राम 500 ग्राम 1 केजी तो जहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है वहां पे लोग प्राइवेट लेवल बहुत फास्ट नहीं करते जहाँ पे मास कैटेगरी है और जहाँ पे बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं है भाई आपका टिश्यू पेपर है हम्म, या सिंपल चीजें वहाँ प्राइवेट लेवल तो बहुत फास्ट हो जाता है बट आपको ये मानना चाहिए कि ब्लिंकिट हो या डीमार्ट हो दे ओन द कस्टमर क्योंकि कस्टमर उनके प्लेटफॉर्म पे आदी हो गया है आके खरीदने का हम्म, तो अब वो अपना मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू कीप इन्वेस्टिंग इन योर ब्रांड टू मेक इट इवन स्ट्रॉन्गर तो इंडिया को अगर जीतना है तो स्टेट को जीतने से ही इंडिया जीतोगे काफी बार लोग इंडिया जीतने निकल जाते हैं लेकिन स्टेट में जितना डीपर जाओगे आपको अपने आप को अमूल नहीं बना सकते देश का लेकिन एक सिटी का अमूल बना दो हम्म। तो जीत जाओगे तो बिफोर विनिंग द स्टेट एक शहर में लगा लो मतलब जर्नी स्लो होगी आप सोचते हो कि शायद से सब जगह चला जाऊंगा तो पहला 100 करोड़ जल्दी पहुंच जाएगा एक शहर में 50 करोड़ जाने में बहुत समय लगेगा बट वो कर गए ना तो अगला 100 और अगला 500 और फास्टर होगा नींव अच्छी रखो, फ्लोर तो बनते बनता रहेंगे। रहेगा हाँ सर ये जीटी एमटी और क्विक कॉमर्स इसमें सबसे टफ चैनल कौन सा हुआ क्रैक करने के लिए? जनरल ट्रेड जनरल जनरल ट्रेड ट्रेड सबसे उसका टफ। सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए मैंने जो बोला 4 स्टेप है प्लेसमेंट ट्रायल्स रिपीट एंड वर्ड ऑफ माउथ हम्म, ट्रायल्स करवाना एमटी में इजी है क्योंकि कस्टमर के सामने प्रोडक्ट आ जाता है बीच में कोई खड़ा नहीं है अगर आपने अच्छी पैकेज दे रखी है बाय वन गेट वन ऑफर दे रखा है तो कस्टमर उठा लेगा जीटी में आपने बाय वन गेट वन ऑफर दे भी रखा है लेकिन वो पता ही नहीं है उसको। दुकानदार ही खा जाएगा क्योंकि दुकानदार चलाएगा ही नहीं वो दुकानदार के पास ही चला गया राइट उसको पता ही नहीं है तो आपको जीटी के अंदर ट्रायल इसलिए टेलीविजन एड इतनी महंगी होती है हम्म, 10 सेकंड का 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया क्योंकि आपको जब ट्रायल कराना है तो लोगों को जो एक्सपोजर कराना है इट्स नॉट वेरी चीप तो इसलिए जीटी इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड विल रिमेन डिफिकल्ट बिकॉज वहां पे दुकानदार बीच में खड़ा है प्रॉफिटेबल कौन सा है तीनों में सबसे सही में? जीटी जीटी में प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट तो देता है। प्रॉफिट सबसे ज्यादा वही देता है अच्छा। क्योंकि डीमार्ट को मालूम है कि डीमार्ट का कस्टमर डीमार्ट ही आएगा हम्म, वहां डीमार्ट राजा है क्योंकि वो प्राइस ऑफर चला रहा है तो वहां वहां सप्लायर राजा नहीं है तो सप्लायर को वो पूरे तरीके से तोड़ के ऑफर लेगा बट जीटी में जो है दुकानदार को मालूम है कि ये ब्रांड जो मांगता है अगर मैंने नहीं रखा तो कस्टमर शायद से मेरी दुकान से नहीं लेके जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ उसको ऐसा अलग नहीं दे रहा हूँ डीमार्ट को मालूम है कि मैं निलॉन्स नहीं दे रहा हूँ लेकिन कोई और अचार दे रहा हूँ बट बाय वन गेट वन दे रहा हूँ तो कस्टमर खुशी खुशी बाय वन गेट वन दे के चला जाएगा और जीटी को मालूम है कि मेरे पास तो कुछ ऐसा डिफरेंशिएशन है ही नहीं तो वो आपके साथ परसेंटेज में बात करूं सर, क्योंकि अगर मैं क्यूसी में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो कितने रुपए मैं कमा लेता हूँ, अगर मैं जीटी में देता हूँ तो मेरी कमाई कितनी होती है, मार्जिन मेरी जीटी में मार्जिन एज ए कंपनी में कितने रुपए कमाता हूँ तीनों चैनल से? अलग अलग होता है अलग अलग कंपनी से हम्म, अगर आप ब्रांड बनते चले जाते हो ना तो आप मॉडर्न ट्रेड से भी बहुत अच्छा कमा रहे हो मैं एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ आपने चिंग्स का नाम लिया चिंग्स इतना स्ट्रांग ब्रांड है और शेजवान चटनी है कैटेगरी उन्होंने लॉन्च की थी आज डीमार्ट में अगर आप चले जाओगे निलॉन्स भी अच्छे अच्छे बड़े 3-4 ब्रांड भी सभी लोग बाय वन गेट वन चलाते हैं हम्म, और एक चिंग्स अकेला सिर्फ 10% ऑफ चलाता है फिर भी डीमार्ट में 60% 70% मार्केट शेयर चिंग्स का है जहां डीमार्ट में लोग सस्ता खरीदने जाते हैं बाय वन गेट वन के लिए जाते हैं उसके बाद भी 10% ऑफ में चिंग्स ले जा रहे हैं और 30% बाय वन गेट वन वाले में सिर्फ 30% जबकि 4 ब्रांड्स है हम्म। तो ये सिंपल बताता है कि अगर आपने ब्रांड इतना बना दिया तो आप एमटी में भी भर भर के कमा रहे हो तो आंसर एकदम क्लियर नहीं है आप कैसे ब्रांड हो कितने स्ट्रांग ब्रांड हो हाँ मतलब आज मैं शायद से छत्तीसगढ़ में जीटी में भी अच्छा कमा ले रहा हूँ एमटी में भी अच्छा कमा ले रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं बहुत स्ट्रांग ब्रांड हूँ और वही महाराष्ट्र में आ जाऊंगा तो मैं जीटी में भी कम कमा रहा हूँ एमटी में भी कम करा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्रांड इतना स्ट्रांग नहीं हूँ तो आंसर डेविल इज इन द डिटेल डेविल इन डिटेल। सर एक और चीज है, जैसे मैंने एक आपसे सवाल पूछा मैन्युफैक्चरिंग और ओन वाला, एक और सवाल है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे बी टू बी पे जाना चाहिए या बी टू सी पे? प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं दोनों के? सिर्फ बी टू बी में सेल्स फास्टर मिलेगी बिकॉज आप एक एक लेयर ऑफ बैरियर को हटा के जा रहे हो कंज्यूमर और रिटेलर वाले बैरियर को आप सीधा एक चैनल पार्टनर के पास जा रहे हो तो आपको सेल्स बेटर मिलेगी बट आपसे इनिशियल में निगोशिएशन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि हम्म, आप ब्रांड नहीं हो तो आप सस्ता 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 ही दोगे बी टू सी में जर्नी स्लो होगी लेकिन आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी
तो दोनों ही जगह आपका आपको मतलब इसमें एक मेरा यही सजेशन है, जो भी करे हम्म। एंटरप्रेन्योर एक 10 साल का आउटकम लेके चले कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। वो क्या होता है कि आज चालू कर देते हैं और करते करते पैसे खत्म हो जाते हैं। अगर वो क्लैरिटी हो कि कहाँ जाना है, तो बी टू बी में भी 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ के प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाना संभव है, बी टू सी में भी संभव है। बट वो 15 से 20 साल की स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, दोनों ही संभव है। सर अब आता है सेल्स एंड मार्केटिंग पे। वैसे आपने आंसर दिया पर मैं इसको और लेता हूँ, किस डिस्ट्रीब्यूटर मैंने अपॉइंट कर दिया वो इनफ है या मुझे सेल्स टीम लगेगी ड्राइव करने के सेल्स टीम ड्राइव लगेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास 8 कंपनियों का काम है। उसका लिए? जब जो डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन मार्केट में जाता है, तो हम्म। ऑटो कंपनी का ऑर्डर लेने जाता है, और वो माल बेचता नहीं है, वो सिर्फ पूछता है कौन सा रखूं, कौन सा दे दूं, कौन सा दे दूं। हम्म। विजाविज आपका जब बंदा जाता है, वो होल एंड सोल आप ही के लिए जा रहा है, तो उसका काम ही आपका माल पुश करना, उसका डेली टारगेट सब कुछ उसी से लिंक्ड है, तो तो सेल्स उसका टीम डेली लगेगी। काम क्या होता है, जैसे कि जो आपकी ग्राउंड टीम जाती है सेल्स की, हाँ, क्या काम रहता है उनका डेली का? उनको रोज 40 से 50 कॉल्स करने होते हैं, हम्म। जिसमें हम हमारे सिस्टम में है कि 50% प्रोडक्टिव कॉल होने चाहिए, जिसमें उसका 40 कॉल किया तो 20 कॉल प्रोडक्टिव होना चाहिए, मतलब 20 दुकानों से कम ऑर्डर लेना चाहिए। तो दुकान में जाएगा, सबसे पहले वो अपना दुकानदार को हाय हेलो करेगा, फिर अपने बैग से 3 4 6 जो फोकस प्रोडक्ट फॉर द मंथ चल रहे हैं उसको निकालेगा, उसका सैंपल बैग में रहेगा, उसको दिखाएगा। जैसे अभी हमको अगर 2 कैटेगरी को फोकस करना है, तो वो 2 महीने तो वो प्रोडक्ट उसके बैग में रहेंगे ही रहेंगे। उसको दिखाएगा, उसको कन्विंस करेगा ऑर्डर लेने के लिए। फिर अंदर जाएगा, जिसको हम मर्चेंडाइज बोलते हैं, जहाँ निलॉन्स का माल पड़ा हुआ है उसका देखेगा, जो पीकेडी नया वाला है उसको पीछे रखेगा, पुराना पीकेडी को आगे कर देगा, धूल वूल लगी तो साफ करेगा, ऑर्डर लेके निकल जाएगा। तो ये टिपिकली उसका रूटीन होता है। अच्छा, आप इस टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं सर, क्योंकि 10 to 6 की एसी में बैठने वाली जॉब तो है नहीं, तो फील्ड फील्ड दुकान दुकान जी। घूमना, सुबह जल्दी भी निकलना पड़ता है, रात को भी होता है, धूप बारिश 10 चीजें हैं उसकी, कैसे मोटिवेट रखते हैं आप? दो ही चीज है सर। हम्म। एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेल्स, एफएमसीजी का सेल्स इज अ वेरी वेरी थैंकलेस जॉब, वेरी थैंकलेस। आपको पहले दुकान से आखिरी दुकान तक आपको रिजेक्शन मिलता है। इवन अच्छे बड़े ब्रांड को भी रिजेक्शन, लीवर्स को भी रिजेक्शन मिलता है, नेस्ले को भी रिजेक्शन मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है कि भाई किसी ने ऑफर ज्यादा चला दी, तुम्हारी इस प्रोडक्ट में कंप्लेंट आ गई, दुनिया फलाना, उसको मतलब हर दुकान में रिजेक्शन मिलता है। तो सेल्स टीम को दूसरे तीसरे दुकान तक पहुंचने तक ही, उसको 40 दुकान करने, दूसरे तीसरे दुकान तक उसको ये लगता है मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वहां आ जाते हैं। तो दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक अच्छा इंसेंटिव डिजाइन जो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। एज ए ह्यूमन हमको सबको लगता है कि हमने कुछ किया तो हमको कुछ अलग मिला। तो हम्म। जो मुझे 16,000 17,000 18,000 तनख्वाह सैलरी दे रही है कंपनी, वो तो 45 डिग्री के धूप में निकालने के लिए जाने के लिए दे रही है, पर हम्म। ऊपर का 4,000 रुपया है वो मेरा कमाई का है। तो वो एक अच्छा इंसेंटिव डिजाइन और इंश्योरिंग कि हर सेल्समैन के घर में एटलीस्ट 70% सेल्समैन के घर में हर महीने इंसेंटिव 2.5 3 4 हज़ार का पहुंचे। पहुंचे। ये काम अगर कंपनी करती है, तो आप एक ऐसा मोटिवेशन क्रिएट करते हो जो वहां आगे जाता है। दूसरा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस ड्रिवन नहीं होती। पर्पस मतलब एक किस्सा कहानी, एक उद्देश्य जिसके साथ जुड़े हैं, जिसकी एक आप एनर्जी डालते हो कि हमको करना है, हम कुछ अलग करने जा रहे हैं, एक जो दीवानगी जिसको बोलते हैं। तो एक ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन का जो इन्फिनाइट पोटेंशियल है, वो जब सिर्फ पैसे के लिए काम करता है तो 4 घंटे में थक जाता है, लेकिन जब पर्पस के लिए काम करता है तो 16 घंटे के बाद भी नहीं थकता है। तो हाउ स्ट्रांग द कंपनीज, जो आपने जो भी लोगों से मिले या जो हमने भी पढ़ा है किताबों में, कुछ कुछ कंपनी के ऐसे सेल्स हेड थे जो जो मार्केट में 15 दिन जाते थे, काम कर रहे हैं, फिर रात को डिनर पे बैठ के लड़कों को बैठ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनके साथ अलग अलग कहानी किस्से सुना के ऐसा खून भर के आते थे कि अगला 1 महीने तक वो खून उतरता नहीं था, राइट। तो ये ऐसे ही दीवानगी तरीके से धंधा बढ़ा है। तो वो जो खून भरना है ना, वो पर्पस ड्रिवन है। मोटिवेशन एक दिन में निकल जाता है, बट आप एक पर्पस के साथ जोड़ते हो कि कुछ हम अलग कर रहे हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। एक उद्देश्य दे दिया कि यहाँ 3 महीने में पहुंचेंगे तो हम मिलेंगे, पार्टी करेंगे, यहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे, कहीं ना कहीं एक गोल के साथ जोड़ दिया, कहीं ना कहीं एक उद्देश्य के साथ जोड़ दिया, तो आदमी के अंदर फिर एक अलग लेवल का एनर्जी बना हुआ रहता है। सर एक नई सिटी में एंटर करना है तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? मैं जयपुर में एक मैंने ब्रांड लॉन्च किया, जयपुर में छा गया मैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जयपुर से बाहर निकला जाए, तो अब मैं जोधपुर जैसे छोटे शहर में जाऊं या दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाऊं, चूज कैसे करूं? और जब मैंने चूज कर लिया चलो जोधपुर, तो हाउ शुड बी द स्टेप 1 2 3 टू एंटर इनटू दैट सिटी? सी, अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, बट मेरा थॉट प्रोसेस है कि जब एक शहर में आप बिल्ड कर रहे हो, तो आपका शहर आपके कंट्रोल में था। हम्म। तो जब आप पहली बार आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो, मतलब आपसे दूरी पे जा रहे हो, तो पहले छोटा बॉल को खेलो, बड़े बॉल को मत खेलो। मतलब आप जोधपुर में जाओ दिल्ली से पहले, हम्म। क्योंकि आप एक बार समझ रहे हो कि मेरे नाक के नीचे मैं संभाल लिया, लेकिन मेरे से दूर में मैं संभाल पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि यू नेवर हैव अ सेकंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन। आप एक बार दिल्ली में चले गए और फेल हो गए ना, हम्म। उसके बाद वापस री लॉन्च करोगे ना,
तो आपको 6-8 महीना तो पुरानी मेमोरीज को तोड़ने में लगेगा। इसलिए आप पहले छोटे शहर में चले जाइए टू अंडरस्टैंड कि मैं अपने नए शहर में भी कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। वहां सक्सेसफुल हो गए तो तिलों से तेल निकलता है, बड़े शहरों में ही बड़ा मार्केट है, तो जाना तो बड़े मार्केट में ही है, बट पहले एक बार छोटे मार्केट में जाके बिल्ड करके देखना। अब उसमें सबसे पहले आपको अपना मार्केट में जो जो जर्नी रही है, जैसे आज आप भी कंसल्टिंग करते हैं, मैं भी जहाँ थोड़ा गाइडिंग करता हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले बोलता हूँ कि भाई आपके डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूँ जहाँ आप सक्सेसफुल है, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था, वो समझना चाहता हूँ, बिकॉज वो काफ़ी लर्निंग प्रैक्टिसेस एंटरप्रेन्योर भूल जाता है, बट वो स्टार्टिंग की जो गतिविधियाँ थी, जो चीज़ें थी, वही चीज़ से ब्रांड बना था। हाउ कैन यू रिप्लीकेट दैट इन द अदर टाउन? बट स्टेप वही है सर, प्लेसमेंट, ट्रायल्स, रिपीट एंड वर्ड ऑफ माउथ। तो प्लेसमेंट काम है सेल्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का, ट्रायल्स काम है मार्केटिंग का, रिपीट काम है ऑपरेशंस का एंड क्वालिटी का, क्योंकि प्रोडक्ट हीरो रहेगा तो रिपीट होगा। वर्ड ऑफ माउथ ये जो काम है, अगेन ये ब्रांडिंग वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, और अगर जितना प्रोडक्ट एक्सपीरियंस आपका तगड़ा है तो वहां से भी आपका वर्ड ऑफ माउथ। तो सर अभी मार्केटिंग कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या टूल आप काम में ले रहे हैं? सर सारी चीज़ करते हैं। एक तो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत यूज़ करते हैं, प्रमोटर लेड मार्केटिंग। मैं काफ़ी अपने आप को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मतलब ऑलमोस्ट 20 करोड़ व्यूज़ अ मंथ हम लोग करवाते हैं, मेरा जो है। तो प्रमोटर लेड मार्केटिंग के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग पे हम कंटेंट काफ़ी क्रिएट करते हैं। एक हम चैनल चलाते हैं निलॉन्स का प्यार की रसोई, जहाँ पे हम 100 इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने निलॉन्स के प्रोडक्ट्स को मार्केट से खरीद के आप प्रोडक्ट बनाइए, और जो बेस्ट रेसिपीज बनेगी, जो बेस्ट कुकिंग स्टाइल होगा, जिसके हाईएस्ट व्यूज आएंगे, उसको हम 10,000, 5,000 के, 21,000 के गिफ्ट वाउचर्स देते हैं। तो वो एक प्यार की रसोई का ही चैनल का हमको महीने का अराउंड 30 मिलियन 40 मिलियन का व्यू मिल जाता है, जिसमें कॉस्ट हमारी सिर्फ 30-40 हज़ार लग रही है। बट क्योंकि लोगों के रील में आज निलॉन्स को का पास्ता मसाला यूज करके पास्ता कैसे बना, निलॉन्स का चाइनीज सॉस करके कैसे नूडल्स बनाया, तो वो एक हम करते हैं। तो डिजिटल मीडियम को बहुत स्ट्रांग यूज कर रहे हैं, बिकॉज वायरलिटी बहुत है, खर्चा कम है। एंड सेकंड, ऑन ग्राउंड जब करते हैं तो उसमें, क्योंकि ऑन ग्राउंड में जो जैसे कहा कि जैसे अभी मेरा दिल्ली फोकस मार्केट है, कि मुझे अचार की शेयर सेल वहाँ से 5% से 20% पे लेके अगर जानी है, या मेरा बॉम्बे फोकस मार्केट है, या मेरा इंदौर, जो भी मेरे फोकस मार्केट है, देन आई विल गो ऑन ग्राउंड। फिर वहाँ पे मैं 5-6 हज़ार दुकानों पे अपना रिटेलर बोर्ड भी लगाऊंगा, इन शॉप ब्रांडिंग भी करूंगा, पोस्टर डैंगलर भी कराऊंगा, ऑन ग्राउंड सैम्पलिंग भी कराऊंगा, हर चीज जो उस शहर में नीडल को मूव करने में काम हो। मतलब मार्केटिंग का एक कहावत है कि 50% ऑफ मार्केटिंग इज वेस्ट, विच 50% यू नेवर नो, राइट? तो मार्केटिंग का एक सिंपल रूल है, वन वे स्ट्रीट है, आपने चालू कर दी तो आप रोक नहीं सकते। और ये है कि एक लेवल करने के बाद ही डेसिबल मूव होगा, आपका नीडल मूव होगा, उसके नीचे नीडल मूव नहीं होता है। आपको लगता है आप कर रहे हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंट करते रहेंगे और एक साइज पे करते रहेंगे तो ही नीडल मूव होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपके पास पैसे लिमिटेड है तो मतलब वो कहावत बार बार काफी हाँ पॉडकास्ट में प्लीज यूज प्लीज किया हो प्लीज। कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक कोई साधना है, उसको ही जीतना है, उस पे ही लगे रहो, वहां सक्सेस मिलेगा, तब अगले पे जाओ। तो यही करके जीतते हैं। और सर मैं मार्केटिंग में ऐसे बोलता हूँ मैं क्लास में कि भाई मार्केटिंग है हैंडपम्प। हम्म। तुमने चालू किया, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, छोड़ छोड़ मत देना, ना दोबारा चालू करना पड़ेगा। वही। और पता नहीं कब किस हम पे कि ये निकलता ही जाएगा, अब तो चिल मार। राइट, लेकिन वो तुम्हें नहीं पता कि कब राइट, निकलेगा, तुम राइट, तो बस बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में कर्म है, कर्म करते हो। राइट। सर मार्केटिंग वही है। सर आजकल ये चीज एकदम सही चल रही है, एक नया ट्रेंड है जो आपने उसको अच्छा कैपिटलाइज किया है। आजकल फाउंडर लेड ब्रांड ही बहुत ज्यादा चल रहा है। राइट। मतलब जैसे मैं कहता हूँ, मैं को कोई चीज इसलिए लेनी है, जैसे मैं रिलायंस का अचार इसलिए खाऊंगा, मैं यार आपको जानता हूँ तो यार चलो, मैंने आज तक ट्राई नहीं भी किया होगा, बोलूंगा, यार इन भाई से बस लेते हैं कि चीज क्या है। तो वो एक नई चीज आजकल जैसे मतलब अभी बॉम्बे शेविंग कंपनी में, आप शांतनु का पॉडकास्ट देखते हो, लगता है इसका ही रेजर काम में लेते हैं बॉम्बे शेविंग का, क्या चल रहा है ये शार्क टैंक के चक्कर में, बहुत सारी सो चीज हुई पीपल है। डू नॉट बाय व्हाट दे बाय, पीपल बाय व्हाई दे बाय। सो वाह आपको भाई। प्रमोटर लेड मार्केटिंग में ना व्हाई। आज मैं अचार के बारे में, जैसे मैंने अभी आपके ही पॉडकास्ट में रीजनल पिकल की बात करी है, हाँ राइट? मैं कहीं 10 रुपए वाले अचार की बात करता हूँ, कहीं हम रेसिपीज की बात करते हैं। तो जब हम उसकी बातें करते हैं, वो जब लोग सुनते हैं तो बोलता है यार ये आदमी इतना पैशनेटली अपने धंधे को इतना समझता है, ये अपने धंधे को इतना तरीके से अंदर घुस के करता है, तो इसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। अभी किसी ने मान लो सुना आपका कि यार हाँ, गीलो राजस्थान करके भी इसका, हाँ, हाँ, तो आप बोलोगे यार अच्छा हाँ, हमारे जैसा बना लेते हैं, हाँ, लेकिन ला के आगे देखते हैं, देखा। देखेंगे हमारा राजस्थानी टेस्ट पकड़ पाए कि नहीं। तो सैम्पलिंग में कई लोग ट्राई कर लेते हैं। जैसे कई, अच्छा इसमें एक चीज, कोई ऐसी 3 चीज या 2 चीज जो मार्केटिंग में आपने करी और नहीं चली? हाँ, मार्केटिंग में कंसिस्टेंटली नहीं किया। हम्म तो जैसे हमने बीच में सिनेमा एड स्टार्ट की। हम्म अब सिनेमा ऐड हमने महाराष्ट्र में 190 स्क्रीन में 8 महीने तक चलाए। ऑलमोस्ट महीने का 30 लाख रुपए का जैसा बजट था।
बट वो 8 महीने से नहीं होगा, वो आपको 2 साल 3 साल 4 साल तक करते रहोगे तो होगा। तो एक लर्निंग तो पक्का है कि वन वे स्ट्रीट है, और जो चैनल पे कर रहे हो उसी चैनल पे भी वन वे स्ट्रीट है। ऐसा नहीं कि आज आपने सिनेमा कर दी फिर कल आप होर्डिंग कर रहे हो, सिनेमा पे भी 4 साल तक करते रहना पड़ेगा, देन ओनली नील मूव। एक ये चीज पक्का समझ में आई। और हर चीज, अगर हर जगह मार्केटिंग का एक ही चीज समझ में आए, मार्केटिंग इज अबाउट इंस्टिगेटिंग अ कंज्यूमर टू डू ट्रायल। हम्म। बट कंज्यूमर जब तक उससे 15 से 20 एक्सपोजर नहीं कर लेगा, तब तक वो ट्रायल की तरफ नहीं जाएगा। तो उतना डेसिबल होना चाहिए, उतनी रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो ट्रायल पे जाएगा। मार्केटिंग किसको कर रही थी? बोले मार्केटिंग मोदी जी भी कर रहे हैं। तो जब मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब तो हो गया 15 साल रह लिया, अब क्या करना, वो जब मार्केटिंग बंद नहीं होती, गॉड इज मोदी जी सेल्समैन भी बोलते बंद हैं नहीं कर ना, पा रहे, भगवान भी सेल्समैन है। भगवान भी सेल्समैन है, हाँ, हो ही रहा है मार्केटिंग हो हिसाब। ही रहा है। तो मार्केटिंग क्या सर। है कि मार्केटिंग, ओके, सो व्हाट इज मार्केटिंग इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ब्रेन ऑफ अ कंज्यूमर हम्म। टू। सो मार्केटिंग के दो एस्पेक्ट है, एक ट्राई, एक मार्केटिंग, एक ब्रांडिंग। फर्स्ट इन्फ्लुएंस इज कि मैं इसका प्रोडक्ट ट्राई करता हूँ, सेकंड इन्फ्लुएंस इज अगर मैं लूंगा तो यही लूंगा। तो दोनों इन्फ्लुएंस है, मार्केटिंग इज ट्रायल्स, ब्रांडिंग इज टॉप ऑफ द माइंड रिकॉर्ड, राइट? तो आपको दोनों एस्पेक्ट में काम करते रहना पड़ेगा। सर एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपकी वेबसाइट चेकआउट कर रहा था, पंकज त्रिपाठी जी ब्रांड एम्बेसडर दिखे, जी मुझे लगा अचार वाला काम है तो कोई लेडी या जी, फीमेल एक्ट्रेस होगी, पर आप क्यों चूज देम? राइट। क्या 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 उसके पीछे है राज स्टोरी? सी, ऐसा है कि मार्केटिंग में भी एक और चीज है कि शॉक थेरेपी लगती है कि कुछ अलग क्यों है भाई, ये आदमी क्यों है, राइट? सबसे पहले। दूसरा, पंकज त्रिपाठी जी, हम हमारा वी आर अ कंपनी विच इज अ स्ट्रॉन्ग हिंदी हार्टलैंड कंपनी। तो एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, झारखंड, तो हिंदी हार्टलैंड है। तो एक आदमी जो हिंदी भाषी हो, हिंदी के साथ कनेक्ट करता हो, एक वो ऐसा था। दूसरा, पंकज त्रिपाठी सर का ब्रांड पर्सोना जो है, ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ। हमारा निलॉन्स का भी ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ, नीचे से टियर 3 टाउन जलगांव से बड़ा होके खड़ा होके यहाँ तक नेशनल का बिगेस्ट ब्रांड बना है। तो ब्रांड पर्सोना, लाइफ जर्नी उससे रेजोनेट होती थी। तो वो सारे चीज को लेके हम आ गया है। सर बात है फाइनेंस वाले पार्ट पे, आपने बहुत जल्दी इक्विटी फंडिंग आपने शुरुआत में रेज की। नॉर्मली मैं देखता हूँ छोटी कंपनीज अपने ओन कैपिटल से या लोन कैपिटल से चलती रहती, इक्विटी बहुत बाद में जाके आईपीओ के टाइम पे या वैसे टाइम पे कहते हैं, यू आप 100 करोड़ से पहले पहले आपने इक्विटी ले ली थी। एक तो पहली बात, उस समय माइंडसेट क्या था जी, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा? सी इक्विटी, जब भी आप डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ लगे करेंगे हम्म। तो आपको पैसा लगता है। नॉर्मल 12-15% ग्रोथ पे पैसा बिजनेस ही जनरेट कर लेता है। हम्म। लेकिन आप जब 50% ग्रो कर रहे हो, तो हम 8 करोड़ से 80 करोड़ पहुंचे 5 साल में, तो हम 10x हो गए 5 साल में। तो जब हम्म। उतने रफ्तार से ग्रो करेंगे, तो इसलिए बोला जो बैक बोरो स्टील, मतलब मैं पर्सनल लेवल पे 20 करोड़ रुपया लोन उठा के कंपनी में 22 करोड़ डाल चुका था, फ्रेंड्स रिलेटिव से। हम्म। उसके बाद मेरी भी क्षमता जो है वो खत्म होने लगी। तो अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में एक चैलेंज ये भी है कि अप्रैल में कैरी मिलेगी, उसके बाद अगले 10 महीने नहीं मिलेगी। तो अचार में ग्रो करना है तो आपको 2 महीने में पूरा साल का काटना है। सेम है, नींबू मिलेगा लेकिन 12 महीने मिलेगा, लेकिन 2 महीने में 10 रुपए किलो मिलेगा, बाकी महीने 50 रुपए मिलेगा। तो आपको 10 रुपए का लेके चलना है। तो इन्वेस्टमेंट एक तरफा लगती जा रही थी जब इतने रफ्तार से ग्रो कर रहे थे। तो दैट्स वेयर द इक्विटी वॉज नीडेड। इक्विटी के मेरी जो लर्निंग है, इक्विटी इज इम्पॉर्टेंट, बट उसी के साथ साथ एक जगह जहां लर्निंग है कि आपका क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रांग बोर्ड इज हम्म। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक घोड़े की तरह होता है, उसको इतना ही नजर आता है, और बोर्ड का काम होता है उसको ये दिखाना। तो जब आप इक्विटी लेते हैं और एक अच्छे व्यक्ति से लेते हैं जिनको एक राइट क्वेश्चंस आस्क करने का एबिलिटी है, या राइट गाइडेंस देने का एबिलिटी होता है, तो any company which has a right board or right mentors, they will surely, the chances to succeed will be 3x, and chances to grow will be at least 1.5 times the normal companies which do not have that kind of board or guidance। ये पक्का है। तो एक अच्छा इन्वेस्टर लेके आए तो वहां से जो गाइडेंस होता है, जैसे मैं मार्केटिंग की बात करूं, जो भी किया, तो मुझे 2009 में किरीट पाठक जी जिन्होंने हमको इन्वेस्ट किया था, हमने पहली ऐड चालू किया था, तो उनका पहला ही डायलॉग था कि दीपक एंड राजीव, प्लीज रिमेंबर मार्केटिंग इज अ वन वे स्ट्रीट, यू आर एंटरिंग अ वन वे स्ट्रीट, आर यू कमिटेड फॉर 10 years? हमने 2 साल बाद बंद कर दिया, बट मुझे आज भी वो डायलॉग जो है, क्योंकि लर्निंग गलती करने के बाद ही आदमी सीखता है, तो मुझे मालूम है अगर मैं 10 साल तक करता रहता, आज 500 नहीं 5,000 करोड़ की कंपनी होता। तो आप रिफ्लेक्ट हाइंडसाइट मिरर में देखते हैं कि कहाँ गलत गए। बट वो आदमी, क्योंकि वो मार्केटिंग करके आए थे, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया था, 1500-2000 करोड़ में बेचा था, तो उन्होंने देखा था कि मार्केटिंग वन वे स्ट्रीट है। तो वो स्ट्रांग बोर्ड, स्ट्रांग गाइडेंस इक्विटी के साथ आता है, अगर आप लेने के लिए राजी हो तो। ग्रेट सर, एक और चीज मतलब आपके से लर्निंग में ड्रॉ कर पाया,
लोग इक्विटी को देखते हैं एज इंटरफेरेंस, हाँ। कि अभी किसी से पैसा ले लेंगे हम्म, तो अपने बोर्ड पे आ जाएगा, हाँ भाई। फिर वो अपन को ये नहीं करने देगा, अपन को वो नहीं करने देगा, फिर वो ऐसे बोलेगा वैसे बोलेगा, अपने को तो चाहिए ही नहीं, अपन छोटे ही सही, जी। पर हम हमारा बिजनेस किसी और को नहीं देंगे। बट ये उल्टा अगर आप इस सेंस में देखो तो कितनी बढ़िया चीज है कि आप ऐसे ही देखते रहोगे, अकेले रहोगे तो ये रहोगे, कम से कम चार लोग आएंगे तो सही, चार लोग बिल्कुल बिल्कुल। बताएंगे तो सही। अल्टीमेटली ना सब हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं हम मालिक नहीं, हम ट्रस्टी है। हम्म। और हम पे एक वो जिम्मेदारी है उस ट्रस्ट को का ध्यान रखने का। तो अगर हम उस अप्रोच के साथ देखेंगे ना तो फिर हमको बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं। आईपीओ नियर फ्यूचर 3 इयर्स एटलीस्ट। 3 इयर्स एटलीस्ट। सर अब कुछ है ना, एक आपके बिजनेस माइंडसेट पे बात करेंगे और एक कंज्यूमर इनसाइट भी, आप जी। एफएमसीजी से आते हैं। इंडियन कंज्यूमर कैसा है सर, लॉयल है या प्राइस सेंसिटिव है? इंडियन कंज्यूमर लॉयल एंड प्राइस सेंसिटिव दोनों है, राइट। अब अगर मैं कोई ब्रांड ले रहा हूँ, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक सो प्राइस सेंसिटिविटी की बात करता हूँ। कंज्यूमर कभी भी सेम प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, फॉर हम्म। एग्जांपल लक्स, गोदरेज नंबर 1 एंड मे बी संतूर, निरमा पकड़ लो। संतूर, ये सेम प्राइस रेंज में है। हम्म। तो कंज्यूमर जब तक 20 से 25% का बेनिफिट फॉर सिमिलर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्ट चेंज नहीं करता। हम्म। अगर प्राइस सेंसिटिव की बात करें, आप लोरियल शैम्पू ले रहे हो और आप एक सनसिल्क पे आ जाओगे क्योंकि 25% शिफ्ट, वो लोरियल वाला सनसिल्क पे आएगा ही नहीं। आप लोरियल का सिमिलर क्वालिटी या उससे बेटर क्वालिटी 25% डिस्काउंट पे मिलेगा तो वो शिफ्ट करेगा। तो प्राइस सेंसिटिविटी फॉर एनी कंज्यूमर इज इन दैट चैनल की, वो जिस चैनल का प्रोडक्ट लेता है वही क्वालिटी अगर 25% सस्ता मिलेगा तो रहेगा, नहीं तो ब्रांड लॉयल रहेगा। सो इसलिए दोनों ही चीज है कि ब्रांड लॉयल भी रहेगा। तो अपन ने कुछ देर पहले बात की कि मुझे किसी और से प्राइस वॉर करके मार्केट शेयर लेना है, बकेट कंसेप्ट, हम्म। वो तभी होगा जब उसको 25%, भाई आज दिल्ली में टॉप से और दिल्ली में निलॉन्स है, दोनों ही सेम टक्कर वाले प्रोडक्ट के, ब्रांड इमेजरी सेम है। तो दिल्ली के कंज्यूमर को अगर मुझे निलॉन्स पे लाना है तो मुझे टॉप्स के सामने 25% सस्ता देना पड़ेगा 1 साल 1.5 साल तक। हम्म। तब तो जाके कस्टमर धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू होगा। ट्राई कर लेता हूँ, सेम ब्रांड है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 5,000 होर्डिंग लगा रखे हैं, 5,000 ये लगा रखे हैं, इतना ऐड कर रहा है तो ट्राई कर लेता हूँ। तो दैट्स वेयर दे विल चेंज। बट अगर वही है कि अगर मैं वहाँ पे कोई लोकल ब्रांड है जो 100 रुपए किलो में अचार बेच रहे हैं, हम्म। उसको अगर कंपटीशन मान के चलूंगा तो कस्टमर अलग है, प्रोडक्ट अलग है, सब कुछ अलग है। तो सिमिलर कंपटीशन 25% चीपर सस्टेनेबली इज वेयर द शिफ्ट विल हैपन। क्योंकि नॉर्मली जैसे इंडिया में कहते हैं ना भाई, किस कस्टमर जीतने का एक ही तरीका है, सस्ता कर दो आ जाता है, नहीं सस्ता कर दो आ जाता है, ऐसा सर, नहीं। इंडियन कंज्यूमर को इसलिए वही बोल रहा हूँ कि सस्ता एक तरीका है, बट सस्ता से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर इज वेयर द सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू इज एवरीथिंग इज अ परसेप्शन। मतलब हमको लगता है सस्ता, बट कंज्यूमर उसको क्या परसीव कर रहा है। तो इफ यू कैन हम्म। हर्ट ऑन द परसेप्शन, दैट्स वेयर द चेंज विल हैपन, नॉट ऑन द प्राइस। तो परसेप्शन के ऊपर काम, एंड दैट्स वेयर द मार्केटिंग कम्स इन, कि आप परसेप्शन पे कैसे काम करते हैं। हम जब दिल्ली अचार को लॉन्च किया, आज हमारा दिल्ली दरबार को लॉन्च किए हुए 1.5 साल हुआ है, बट लगभग लगभग वो अचार की बिजनेस हमारी दिल्ली दरबार जो है वो अराउंड 40-50 लाख मंथली प्रोडक्ट बन गया विद इन 2 इयर्स। तो क्योंकि आपने पैकेजिंग वैसा दिया, प्रोडक्ट वैसा दिया, आपने कहीं ना कहीं परसेप्शन को हैंडल करना चालू किया। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, प्राइस सेंसिटिव है देश, हम्म। बट परसेप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट हमको, क्योंकि परसेप्शन को हाथ लगाना नहीं आता और उसको लगाना एक सस्टेनेबल काम है, एक झटके में परसेप्शन चेंज नहीं होता। तो और चीज है, इंडियन कंज्यूमर का जो एक परसेप्शन काम करता है, वो एक ब्रांड से है ना एक या दो ही प्रोडक्ट लेता है, वो जी, पूरी रेंज उसकी नहीं नहीं लेता। लेता। मतलब मैं रिसर्च के दौरान हाँ मैंने कई बिल्कुल बार बिल्कुल देखा बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई हम देखेंगे ना, साबुन तो इसका लक्स ले लो, पर शैम्पू किसी और ब्रांड का लेंगे, फेस वॉश किसी और का लेंगे, क्रीम किसी और की लगाएंगे। तो वो अगर आप निलॉन में 25 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वो कहे 4 इनका लेते हैं, जैम उसका ले लेते बिल्कुल हैं, वही परसेप्शन है सर। मिस उसका ले लेते हैं। तो फिर ब्रांड एलटीवी कैसे बनाए? इसीलिए जो लॉन्ग, अगर आपके पास पैसा है, जो लीवर जैसी कंपनी के पास होता है, हम्म। तो वो आपके लिए लॉन्च करेगा व्हील भी, हम्म। वो आपके लिए लॉन्च करेगा सर्फ एक्सेल भी, और वो आपके लिए लॉन्च करेगा तीसरा एक और कौन सा ब्रांड का उसका बीच वाला है, पियर्स भी मतलब खैर नहीं मैं हाँ। साबुन के, या साबुन में वो लॉन्च हाँ। करेगा पियर्स भी, लक्स भी, डव भी, लाइफ बॉय भी। और लाइफ बॉय भी। तो वो आपको ब्रांड चेंज करना पड़ेगा, तो ही आपका वो परसेप्शन ब्रेक होगा। बट वो बड़ी कंपनीज कर पाती है, इसलिए छोटी कंपनीज का रियल सक्सेस इंडिया में देखो, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपने, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं संजीव भाई, जो एवरेस्ट के ओनर है। 4,000 करोड़ का टॉप लाइन है, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ प्लस का एबिटा है। दे चाहे तो वो 4 और प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं कैटेगरी में, लेकिन दे फोकस ऑन
मसाला ही 4,000 करोड़ को 8,000 करोड़ कैसे करना है? बिकॉज और अगर नया ब्रांड नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आई एम श्योर कोई और ब्रांड में लॉन्च करेंगे, बिकॉज वो उसके बिना होगा नहीं। एवरेस्ट मतलब मसाला, ये कंज्यूमर एवरेस्ट मतलब के कंज्यूमर के माइंड में। सब। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप मुझे ग्राउंड रियलिटी बताना, ये इसके अलग अलग परसेप्शन है। फूड में कस्टमर हेल्थ की तरफ मूव कर पा रहा है कि नहीं कर रहा है, बातें ही कर रहा है। क्योंकि जो मेरा परसेप्शन मैंने सुना है, मुझे अब इसको बस कंफर्म करना कि लोग अब बातें हेल्थ की कर रहे हैं, ले वही रहे हैं जो टेस्ट में बैठ ये रहे हैं। दो कंज्यूमर है, मैं इसका बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर सोधी अमूल के हेड हम्म। पहले वाले थे, उनको एक आदित्य बिरला की कॉन्फ्रेंस थी, वहां उनको बुलाया था एज अ स्पीकर। कॉन्फ्रेंस थी द शिफ्ट इन ट्रेंड इन इंडिया इन फूड टूवर्ड्स हेल्थ, और उनका की नोट स्पीच था। हम्म। तो उन्होंने बोला आज मुझे यहाँ स्पीकर के लिए बुलाया है, और मैं एक चीज सबसे पहले डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं सरदार हूँ, मैं पंजाबी हूँ, और मेरे घर में मेरी वाइफ और माँ दोनों हैं, और हम नाश्ते में परोठा खाते हैं। अब मैं परोठे पे मक्खन नहीं लगाता हूँ तो मेरी माँ बोलती है हाय कितना अनहेल्दी खा रहा है, हाँ। और मैं मक्खन लगाता हूँ तो बीवी बोलती है हाय कितना अनहेल्दी खा रहा है। तो माँ का डेफिनेशन मक्खन खाया तो हेल्दी खाया, हाँ। और बीबी का डेफिनेशन मक्खन खाया तो अनहेल्दी खाया, राइट? बोले इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे 80% लोगों को अभी तक इनफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, फाइबर नहीं मिल रहे, प्रोटीन नहीं मिल रहा, फैट नहीं मिल रहा, हम वहाँ हेल्थ की बात कैसे कर सकते हैं? हेल्थ हर एक का डेफिनेशन अलग है। एक गरीब क्लास का हेल्थ का डेफिनेशन है कि मुझे उतनी कैलोरीज ही मिल जाए। हम्म। उससे ऊपर वाले क्लास में चले जाओगे तो मुझे उसमें राइट न्यूट्रिशन मिल जाए, उससे ऊपर चले जाएगा तो मुझे इतना प्रोटीन मिल जाए, ये मिल जाए। तो हेल्थ जो है ना सर, ये शिफ्ट हो रहा है। बट आप जो प्रीमियम जेंजी जिनको समझ है वो श्योरली प्रोटीन के कंट्रोल में बेक चिप्स खा रहे हैं, बेक नमकीन खा रहे हैं, उस तरफ हो रहा है। हम्म। बट इंडिया अगर मास मार्केट को हम देखेंगे तो उनके लिए तो अभी तक बेसिक हाँ। खाना ही स्वादिष्ट मिल जाए, 4 बार महीने में चिप्स खाने मिल जाए, हम्म। वही ये भी बड़ी वही बात वही है। लग्जरी है। तो इंडिया को आपको देखना है तो इंडिया को टुकड़ों में ऊपर दिखाना। का 2 करोड़, बीच का 40 करोड़ मैं में उस दिखाना। दिन वो डिस्कस कर रहा था, जैसे हम आपस में, मैं कह रहे फूड फॉर्मर आजकल हाँ, वीडियो बना रहा है कि देखो रूह अफ़ज़ा में कितनी चीनी है, देखो इसके अंदर कितना फैट है। मैं कहा भाई बता रहा है कि बॉर्नविटा में चीनी है, और सब जानते हैं रील को 10 मिलियन व्यू आ हम्म, गए होंगे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, इसको भारत के 200 करोड़ लोगों ने देख लिया। 200 करोड़ व्यू आ गए इस पे, 20 करोड़ लोगों ने 6 बार देख लिया। तो भाई बॉर्नविटा की सेल बढ़ी होगी, कम हाँ तो नहीं हाँ होगी। बिल्कुल ये कितने हाँ, बात छी, छी, छी गंदी बात है। चीनी तो बहुत देते हैं लेकिन अब इसके बिना मज़ा भी तो नहीं आता, तो थोड़ा-सा बिल्कुल बिल्कुल। तो फूड घर की बात बता रहा हूँ, हाँ मैं घर की बता रहा एब्सोल्युटली। हूँ। रूह अफ़ज़ा जो है ना कि भई रूह अफ़ज़ा मीठा, चीनी है, ठीक है जो भी है, लेकिन अब सर्दियों में तो दूध में ठंडा डाल के रात को पीना अब देखी जाएगी हेल्थ। हाँ, ये गलत है मुझे पता है, लेकिन देयर इज सम पीपल हु विल गेट इन्फ्लुएंस हाँ, जो चेंज करेंगे, बट दे आर वेरी लिटिल। हाँ। बट वो चेंज होगा ओवर अ पीरियड टाइम। बट अगर हम बात करें कि इतना, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, अ, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाते हैं, जो नेचुरल स्टीविया, राइट, जो नेचुरल लीफ से बना हुआ है। इंडिया में जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल स्वीटनर की कंपनी है, अ, वो जाइडस वेलनेस है। उनके पास भी एस्पर्टेम है, सुक्रालोज है, और उनका भी ग्रीन है, क्या बोलते हैं, शुगर फ्री ग्रीन। अब आपको मालूम है कि एस्पर्टेम एक केमिकल है, हुँ। सुक्रालोज एक केमिकल है, आपका सिर्फ ग्रीन जो है वो स्टीविया है, जो नेचुरल है। बट फिर भी उनकी 500 करोड़ की सेल में ग्रीन की सेल सिर्फ 30 करोड़ है, और बाकी की सेल 470 करोड़ की, जो केमिकल है। ये यूएस यूरोप में चले जाएंगे तो ग्रीन हैज बिकम 90% मार्केट। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में ग्रीन नहीं बनेगा, बट इंडिया में ग्रीन जो है, जो स्टीविया बेस्ड प्रोडक्ट्स है, वो टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे होगा, बिकॉज अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी। आज तो लोगों को अपना शक्कर छोड़ के उस पे जाने में ही तकलीफ हो रही है। तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, होगा, इंडिया भी वहां पहुंचेगा। बट इंडिया को देखना है तो हम लोग बहुत अलग अलग हिस्से में है, मतलब रूरल अर्बन, एसी से अब ए वो बी सी। 5-10% वाले आने वाले 25 साल में थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट हो जाएँगे। 95 मोटा-मोटी वहीं रहने वाला है। हाँ, और धीरे धीरे मूवमेंट होती रहेगी। सर एक कंज्यूमर इनसाइट जो आप शेयर करना चाहोगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी, जैसे आपने वो हल्दी वाली, मिर्ची वाली जी बताई थी, जी। ऐसी कोई कंज्यूमर इनसाइट जो आपने बाज़ार में घूम के सीखी हो, इंटरेस्टिंग आपको लगी हो? कंज्यूमर इंसाइट्स तो बहुत सारी है। जब किसी कैटेगरी में कंपटीशन बढ़ती है, या जो अभी आपने बोर्नविटा का काम किया, ज्यादा हल्ला होता है हाँ। तो सेल बढ़ती है। कोई भी कंपनी घबरा जाती है कि 4 कंपटीशन ने ऐड चालू कर दी, हाँ, अब हाँ। हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मार्केट साइज बड़ा होगा। मार्केट साइज़ बढ़ा हुआ। तो जितना हल्ला होता है ना उतना सर वो मैगी का ऐसा था कि अब तो गई, जीवन में हाँ आएगी ही नहीं। आएगी नहीं। मतलब वो कि मैगी तो आप मतलब आदमी ऐसा हो गया था, अरे ये राम क्या खा रहे थे आज तक? अरे जला दो, भगा दो। और 2 साल बाद वापस आई बैग और पे तो बैग बैंग
और मैंने कहा भाई साहब ये क्या? मतलब कोई आदमी भूल गया कि मैगी के साथ ऐसा हुआ भी था राइट राइट। कि वो आई थी रातों रात गायब हुई थी। अच्छा सर, आपका आप पूरे इंडिया में है तो जैसे कोई कंज्यूमर इनसाइट में डिफरेंस नॉर्थ वर्सेस साउथ, या मान लो मुंबई वर्सेस बिहार, कुछ आपको देखने को मिलता हो मेरा ऐसा अलग मानना अलग है, मार्केट में? मेरा ऐसा मानना है, अगेन ये मेरा फिनोमिना है, कोई सच झूठ नहीं हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्थ इंडिया में हमेशा अटैक होता रहा हम्म। नॉर्थ से, इसलिए यहाँ किंग्स चेंज होते रहे। हम्म। विजाविस साउथ इंडिया में किंग्स काफी सालों तक स्टेबल रहे। हम्म। और ईस्ट इंडिया में काफी हद तक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रोल था बंगाल में। ये सब चीज का जो इम्पैक्ट है ना, वो हमारे डीएनए में आ गया है। तो नॉर्थ इंडिया में क्योंकि बार बार राजा चेंज होता था, बार बार किंगडम चेंज होता था, तो आपको हर बार नए राजा के नए रूल के हिसाब से अलाइन करना है, राइट? तो आप ओपन टू चेंज हो, क्योंकि हम्म। आपने इतने सालों से 200-400 साल से ओपन टू चेंज होना सीखा है। तो नॉर्थ इंडिया में ब्रांड्स जो है उसकी लॉयल्टी कम होती है, नए इंट्रोडक्शन अगर ट्रायल करोगे तो सक्सेस ज्यादा होता है। वही साउथ में आप जाओगे तो एक ब्रांड को सालों साल तक पकड़ के चलते हैं, जल्दी चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पे राजा स्टेबल रहा है, तो आपने हमेशा स्टेबिलिटी सीखी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जैसे महाराष्ट्र में भी किंगडम काफी साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज का रहा या ये रहा। हम्म। तो बोलते हैं इंडिया में दो सबसे खतरनाक मार्केट है, पूना एंड चेन्नई। अगर वहां प्रोडक्ट सक्सेस हो गया तो पूरे देश में सक्सेस हो जाएगा, बिकॉज बहुत इजीली चेंज नहीं होते। तो जहाँ स्टेबिलिटी ऑफ किंगडम रहे हैं, वहाँ स्टेबिलिटी ऑफ ब्रांड्स भी रहते हैं, और जहाँ पे इंस्टेबिलिटी रही वहाँ पे ट्रायल सर रही है। मेट्रो नॉन मेट्रो कंज्यूमर के बिहेवियर में कोई फर्क, या रूरल या अर्बन में कोई फर्क? नॉन मेट्रो और अर्बन में लोग आज भी फिजिकली एक दूसरे को शाम को मिलते हैं, बात करते हैं और कट्टे पे बैठते हैं, दोस्त आपस में डिस्कशन करते हैं, जो अर्बन में खत्म हो चुका है। हम्म। अर्बन में अपनी लाइफ में ट्रैफिक में अटक गए, इंडिविजुअल जीवन जी रहे फ्लैट वाला हैं। था हाँ। 300, 300 तो कौन रहता है? तो ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन योर डिसीजंस इज वेरी हाई स्टिल इन रूरल, सेमी अर्बन, नॉन मेट्रो। अर्बन इज बिगर इन्फ्लुएंसेस ओनली टेलीविजन या सोशल मीडिया, आप अपने फोन में जो देखो उसी को सच मान रहे हो। बट रूरल में, सेमी रूरल में अगर आप एक ऐसा माहौल बना देते हो जहाँ लोगों को फर्क पड़े, तो वो जाके अपने आप आपके ब्रांड को दूसरे लोगों को बता के आपका ब्रांड सक्सेसफुल ज्यादा बेटर हो सकता है। जैसे मेरे को ब्रांड लॉन्च करना, मैंने आपसे B2B पूछा, B2B B2C भी पूछा मैंने आपसे, अब मैं पूछ रहा हूँ मुझे लॉन्च करना है, मैं मेट्रो से शुरुआत करूँ या Tier 1 Tier 2 से? बड़े शहर में उतना डिफिकल्ट है, छोटे शहर में कंपैरेटिवली इजी है। इफ यू स्टार्ट विद अ स्मॉलर टाउन, इन्फ्लुएंस पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द रिटेलर्स इज स्टिल देयर इन रूरल इंडिया। अर्बन इंडिया में तो रिटेलर का इन्फ्लुएंसिंग पावर खत्म हो चुका हाँ। है। रूरल इंडिया में तो अभी भी दुकानदार की रिलेशनशिप कस्टमर के साथ है, क्योंकि कस्टमर के पास टाइम है, वो जाके खड़ा होकर दुकानदार से 10 मिनट बात भी करता है। हाँ। तो जब दुकानदार बोलता है भैया ये अच्छा है ले जाओ, तो सुन भी लेता है। अर्बन में तो इतने घाई में है कि दो 2 मिनट क्या 20 सेकंड नहीं है, तो दुकानदार कुछ बोलेगा भी तो बोलेगा मुझसे पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं। रूरल में क्योंकि दुकानदार ने इन्वेस्ट किया है टाइम कस्टमर से बात करने में, तो वहाँ इन्फ्लुएंस अभी भी है। तो मुझे ब्रांड मास ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए इंडिया में या लग्जरी ब्रांड, मतलब प्रीमियम या मास? अगेन दोनों में आउटकम है बहुत क्लियर सर, लेकिन आपको डे वन पे डिसाइड करना है। यहाँ मेरे को सबसे बड़ा कंफ्यूजन नजर आता है जितने भी एंटरप्रेन्योर से मैं बात करता हूँ, हम्म। वो मैंने 5 करोड़ की मास की सेल हुई, अब मुझे लग्जरी लॉन्च करना है। अरे मास में कर रहे हो तो फिर उसको 500 करोड़ तक पहुंचाओ, या 5 करोड़ लग्जरी किया, मुझे साथ में मास लॉन्च करना है नहीं। जल्दीबाजी बहुत है। हाँ, आप कोई भी दोनों जगह पैसा है और दोनों जगह मार्केट है और दोनों जगह ग्रोथ है, बट एक तो सिलेक्ट करो कि आपको, मतलब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मेरी जर्नी आज से 5 साल पहले, जब हम मसाले में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे थे, मैं हर 6 महीने में रणनीति बदलता था। तो मेरा पंजाब का एसएम आशीष मल्होत्रा जी थे, वो सेल्स मीटिंग में आए, और वहाँ पे ऐसा था कि कोई बोल रहा था कि सर हल्दी मिर्ची धनिया की एमआरपी ऐसा रखो कि बाय वन गेट वन चला पाए, कोई बोल रहा था नहीं सर बहुत महंगी एमआरपी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो आशीष मल्होत्रा मीटिंग में खड़ा हुआ, सर कंपनी क्या करना चाहती है आप बताओ ना, हम वैसा करेंगे। आप हमसे पूछते हो तो वो बिहार वाला बिहार में क्या चल रहा है वो बताता है, हम पंजाब में क्या चल रहा है वो बताते हैं। कंपनी रणनीति डिसाइड करो ना, जो कंपनी रणनीति बनाएगी वो हम करेंगे। तो काफी बार आप मार्केट से इतने इनपुट्स आते हैं कि हम अपनी रणनीति को इधर उधर करते रहते हैं। फिक्स्ड योर आउटकम, और फिर उसके हिसाब से अपने टीम को अलाइन करते चले जाओ। सर अब वो बिजनेस की बातें अपन ने बहुत की, अब मैं आता हूँ थोड़ा पर्सनल वाले पार्ट पे या माइंडसेट वाले पार्ट पे। राइट। आपने जब बिजनेस चालू किया 8 करोड़ पे, आपके आसपास बहुत सारे आप जैसे ब्रांड और होंगे जी जो 8 पे या 4-5 पे होंगे, या कुछ बड़े 25-30 वाले भी होंगे। जी अब आप पलट के देखते हो तो आप 500 पे पहुंच गए, वो जी। शायद अभी सब 50 या सब 100 होंगे, हाँ, या कोई 200 250 शायद बना। 10-20 पे ही होंगे। हाँ। तो
कारण क्या है? जैसे आपने पूरे इंडिया में आया, कोई अपने शहर में ही बड़ा बना या राज्य में बड़ा बना, हिले नहीं, और आपने कहा कि भाई साहब मैं तो पूरे ऑल इंडिया जाऊंगा, तो आपकी सोच है वो, उससे ज्यादा मैं ये सवाल है कि जो नहीं आगे बढ़े, ये आगे लोग क्यों नहीं बढ़ते? व्हाट वाज द नंबर वन रीजन कि जिस कारण कहता है मेरा शहर भला, मेरा राज्य भला, बस मैं इतना सा ही भला, ये आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? जो बाकी लोग, क्या माइंडसेट रहता है? तो एक डायलॉग है, व्यापार बनता है व्यवहार से, हम्म। व्यवहार बनता है विश्वास से, और विश्वास बनता है व्यक्ति से। हम्म। तो आपको व्यापार को बदलना है तो व्यापार और व्यवहार नहीं, व्यक्ति और उसके विश्वास पे काम करने की जरूरत है। राइट। हम्म। तो बिलीफ सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इज व्हाट ड्राइव्स द बिजनेस। एंड अगर आपको एक्चुअली बिजनेस चेंज करना है तो बिलीफ सिस्टम ऑफ ह्यूमन को, मुझे बहुत क्लियर था कि केक बड़ा होगा, उसका मुझे आधा हिस्सा भी मिलेगा तो भी बहुत बड़ा मिलेगा, हम्म। क्योंकि केक इतना सा है, जब केक इतना बड़ा हो जाएगा तो आधा हिस्सा भी पूरे केक से बहुत बड़ा है, इसलिए इक्विटी लाओ, केक बड़ा हो रहा है। काफी लोगों, और मुझे ये क्लियर है कि मेरे इन्वेस्टर्स मेरे को इंटरफेयर नहीं करते, मुझे गाइड करते हैं। हम्म। तो आपकी जब बिलीफ सिस्टम जो रहेगी ना, वो आपको डिसाइड करेगी। अब पूना में पूना शहर से आता हूँ, पूना में बहुत जगह ऐसा है कि मराठी में बोलते हैं आमची आणखी कोरी शाखा नहीं, मतलब मेरी और कोई दुकान नहीं, ये हाँ। मेरी ओनली आउटलेट है। प्राइड से लिखते हैं। अरे वो प्राइड नहीं है। आपको और 10 शाखा क्यों नहीं हो वो देखना है, बट द प्राइड इज हमारी और कोई आउटलेट नहीं है, नहीं तो। देखा था, फनी है थोड़ा सा कि हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, ये वाली मुश्किल से चल रही है। तो पॉइंट ये है कि वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ आर बिलीफ सिस्टम, एंड बिलीफ सिस्टम के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो एवरीथिंग चेंजेस। बिलीफ सिस्टम इन्फ्लुएंस हमारे बचपन में जिस प्रकार से हमको पाला बड़ा गया, हमको जैसे मैं अपने बिलीफ सिस्टम बोलता हूँ, मेरे पापा ने 1970 से प्रोफेशनल्स लाए और उनको पावर अपने आप से ज्यादा दी। तो मैं जब सीईओज लाया, प्रोफेशनल लाया, तो मुझे लाने में भी तकलीफ नहीं हुई, उनको अपने से ज्यादा पावर देने में भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बचपन से मैंने वही देखा। तो मेरी बिलीफ सिस्टम वहीं से बनी। कुछ लोगों को वो तकलीफ हो जाती है क्योंकि उन्होंने वो बिलीफ सिस्टम देखी ही नहीं, समझी ही नहीं, उनके घर में था ना किसी को देना मत, वो तुम्हारे बिजनेस हड़प जाएगा, तो वही देखा तो अपने से ज्यादा समझदार आदमी मत रख हाँ, लेना। हाँ। तो पॉइंट इज वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम। और मेरी एक और लर्निंग है, हर एक आदमी जिंदगी में 3 या 4 गलतियां ही करता है, बस उसी को अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, अलग अलग ढंग में, उसी को अलग अलग स्टाइल में करता है, बट गलतियां वही 4। मेरी जिंदगी की सारी मिस्टेक्स ढूंढूं तो एक्चुअली 3 ब्रैकेट में ही आती है, बस चौथा कोई ब्रैकेट ही नहीं है। बस उसी को मैंने अलग अलग रंग रूप में 50 बार रिपीट किया है। तो अगर मैं समझ जाऊं कि मैं कहाँ कमजोर पड़ता हूँ और कौन सी मिस्टेक्स में बार बार रिपोर्ट करता हूँ और क्यों करता हूँ, उसके पीछे का बिलीफ सिस्टम क्या है, एंड आई वर्क ऑन दैट बिलीफ सिस्टम, आई विल स्टॉप रिपीटिंग माई मिस्टेक्स। सो बिलीफ सिस्टम इज वेरी वेरी की टू अंडरस्टैंड। जो हम टीवी खरीदते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, तो वो एक मैनुअल के साथ आता है, उसको देख के हम समझते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम का कोई मैनुअल नहीं है, इसलिए हम अपने आप को समझते ही नहीं है, तो हम उसी के गुलाम बनते हैं। लेकिन अगर आपने समझने के लिए समय देना चालू कर दिया कि मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, ऐसा बोला तो क्यों बोला, मैंने इसको मेल, राहुल जी को ऐसा मेल भेजा था ये आउटकम लाने के लिए, लेकिन राहुल जी का तो रिप्लाई नहीं आया, राहुल जी ने कुछ और ही रिप्लाई कर दिया, तो मेरे मेल के लैंग्वेज में ऐसा क्या था जो उनको कुछ और हिट कर कुछ गया। और हिट कर गया। तो वो जब हम सोचने लगेंगे ना, तो आंसर्स अपने आप चेंज होने लगते हैं। ग्रेट। मतलब बेसिकली माइंडसेट का गेम है। चार बिजनेस तो बड़ा होने को तैयार बैठा है, बिजनेसमैन हाँ, तैयार है हाँ, क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिजनेसमैन तैयार है क्या? बिल्कुल। सर, इंडियन एफएमसीजी ब्रांड, ये लगभग मैं हर एफएमसीजी ब्रांड वाले से पूछता हूँ, इंडियन ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं होते? ये तो नहीं तक जाता है। सी वो एक एस्पिरेशन चेंज हो रहा है, और अच्छे से चेंज हो रहा है, बट इंडियन ग्लोबल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर है ना, वो है मार्केटिंग फर्स्ट। जो भी ग्लोबल बिगर ब्रांड्स है, उन्होंने मार्केटिंग फर्स्ट अप्रोच रखा। हम लोग सेल्स फर्स्ट अप्रोच रखते हैं, सबसे पहले ये एक डिफरेंस है। दूसरा, एक ये भी एस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिलीफ सिस्टम पे वापस बात करता हूँ, ये पहली पीढ़ी है जो अब है, मेरा बेटा या जो 18-20 साल के है, जो सस्टेनेंस कैसे जिंदा रह जाएंगे उससे उससे पार सोचेगी। पार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपना वैसा देखा। मेरी पीढ़ी पीढ़ी तक तो यही था कि भाई पापा हफ्ते का 5 रुपया या 10 रुपया पॉकेट मनी देते थे, उसमें ही लॉलीपॉप भी खानी है, उसमें भी कुछ बचा के करना है। तो हमने जीवन वैसा ही देखा कि कैसे आज खुश रह ले, कैसे थोड़ा सस्टेनेंस हो जाए। अगली पीढ़ी जो है वो देख रही है अफ्लुएंस को, वो देख रही है एक लार्जर स्केल को, तो वहां से मुझे पक्का लगता है ब्रांड्स बनेंगे। हम तो सस्टेनेंस वाली पीढ़ी है, अगली वाली पीढ़ी जो है वो अफ्लुएंस वाली पीढ़ी हम है तो वो। दाल रोटी वाली पीढ़ी के, हाँ, दाल रोटी चला लो पे फोकस है। तो हाँ, अब फोकस तो ग्रोथ पे नंबर वन, रुतबा वो तो बाद की बात है, हाँ, पहले दाल रोटी की बात। तो क्योंकि हमने वैसे ही जीवन दिखा, तो हमने वैसे ही बनाया। और अमेरिका ने वैसा जीवन आज से 50 साल पहले से 100 साल पहले देखा था, उसके बाद उनका जीवन चेंज हो गया, तो वो वैसा बना रहे। चलो गुड, हमारे पास भी मौका है, अगली पीढ़ी हाँ, कर करके दिखाएगी। राइट। सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना काम करते हैं, इतना विजन, देखो
पूरे इंडिया में फैला रखा है। जी इस स्टेट में हो गया, अरे वहाँ सेल डाउन हो गई, वहाँ कंपटीशन आ गया है, वहाँ ये चीज आ गई, वहाँ ये ब्रांच खोलनी है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, 500 को 1000 ले जाना है, आईपीओ लाना है, रिपोर्ट क्वार्टर, हजार चीजें। सो हाउ डू यू कीप इतना स्माइल और चमकते दमकते कैसे रहते हो? स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हो? बहुत सारे बिजनेसमैन आपसे जी। सीखना चाहते हैं। दो चीज है, हाँ, एक डेफिनेशन है और एक सिंपल पॉइंट है। ठीक है। डेफिनेशन ऐसा है कि लाइफ में दो ही गेम होते हैं, हम्म। फाइनाइट गेम और इनफाइनाइट गेम। हम्म। फाइनाइट गेम फुटबॉल क्रिकेट, राइट। वो सिंपल बोलता है कि आज 0 रन पे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, कल शाम को तो वापस मैच होने वाली है, उसमें बना लेंगे, हम्म। राइट। और इनफाइनाइट गेम जैसे जीवन, बिजनेस, जो 100 साल का है, तो उसके अंदर एक महीना खराब हो गया, एक साल खराब हो गया, लेकिन 100 साल का है ना, ठीक कर लेंगे। तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि गेम है, या तो फाइनाइट गेम है या इनफाइनाइट गेम है। हम्म। दिल्ली लॉन्च फेल हो गया, वो फाइनाइट गेम था। 2 साल खराब चले गए, वो इनफाइनाइट गेम के 2 साल थे, राइट। बट दोनों में ही मौका है, फिर कर लेंगे। फिर कर लेंगे। द मोमेंट ये सोच रखेंगे ना, तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। बिकॉज गेम है ना, तो गेम वापस से शुरू किया जा सकता है। 50 साल में भी जीरो होके फिर खड़े होने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, शायद से मेरा स्ट्रेस का सबसे बड़ा बस्टर है, मैंने जो रियलाइज किया है, वो है काम। क्योंकि मुझे अपने काम से इतना प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि मेरे को कितना ही स्ट्रेस, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस नहीं आता, काफ़ी बार स्ट्रेस आता भी है। बट द मोमेंट कोई सामने मीटिंग चालू हो जाए और कोई डिस्कशन चालू हो जाए और आने वाले कल में हम उसको कैसे करेंगे वो सब हो जाए, या मैं कुछ सोचना चालू कर रहा हूँ, किसी फोन पे बात करूँ, उठा के सेल्समैन से बात करूँ, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो, वो स्ट्रेस भूल जाता हूँ। बिकॉज काम के अंदर जो, ओके, व्हाट इज स्ट्रेस इज यू डू नॉट सी होप। व्हाई स्ट्रेस कम्स इज यू बिकम होपलेस। द मोमेंट यू सी होप, यू आर नॉट स्ट्रेसफुल, बिकॉज यू बिलीव दैट हाँ कुछ अच्छा हो सकता है। तो आप अपने काम में करते हो, चार लोगों से बात करते हो, वहां से रास्ता ढूंढने निकल में आता है, होप दिखती है ना, तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो मेरा स्ट्रेस का सबसे बड़ा सोल्यूशन यह है कि उठा के चार लोगों से बात कर लो, वहां से चार चीजें आएगी, वहां से चार बातें निकलेगी, वहां से ऐसा निकलेगा हाँ ये करने से कल और धंधा बढ़ जाएगा। और उसमें से 80% स्ट्रेस जो हम लेके बैठे थे, रात तक सोल्यूशन अपने आप ही आ जाते हैं। हम्म। तो 20% नहीं आते, लेकिन 80% आ ही मैं जाते हैं। एक और चीज है, जैसे मैं कहता हूँ, इंसान का माइंड, ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना है, हाँ बराबर। तो वो नेगेटिव ही सोचता है। हाँ मैं कहता हूँ, तुमने आज तक जीवन में जितना भी नेगेटिव सोचा है, हाँ। गौर से देखो, उसका 95% कभी हुआ हुआ ही ही नहीं। नहीं। यार ये हो गया, वो हो गया, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल तो वॉर का ही देता हूँ। यार अब यूएस वॉर हो गई, अब यार क्या होगा? अरे भाई तेल भी नहीं आएगा, अब गैस भी नहीं आएगी, फिर बिजली बढ़ जाएगी, फिर करेंसी आएगी, फिर वापस चूल्हे पे जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। अरे स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, ये महंगा हो जाएगा। नहीं कर हाँ यार, खत्म ही है सब कुछ। फिर अगले दिन, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हो गया, चलो गैस रोटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब हो गया। इतना विचार कर लेते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। ये आपने बोला, मेरे एक मित्र है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, सचिन नाम है उनका, सचिन मित्तल जी। लाइफ इज, जो आपने इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन बना रखी है ना, उससे आगे है। ये वर्ड बोलते हैं इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन। हम एक इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन बना लगते हैं, लाइफ यहाँ खत्म। बट वो इमेजिनरी फिनिशिंग लाइन, लाइफ हम्म। उससे आगे है, वो फिनिशिंग लाइन नहीं है। तो इमेजिनरी लाइन बनाना बंद करेंगे तो स्ट्रेस क्या खत्म हो ग्रेट। सर, वर्क लाइफ बैलेंस पे आपके व्यू कैसे देखते हैं? क्या करते हैं आप? खुद कैसे मैनेज करते हैं? जाएगा। हर एक व्यक्ति अलग होता है। हम्म। मेरे लिए फॉर्चुनेटली आई हैव गॉट, शी कंप्लेन्स, माई वाइफ ऑलवेज कंप्लेन्स कि आपने मुझे ज़िंदगी में समय नहीं दिया और देना है। बट शी ऑल्सो रियलाइज कि मैं वर्कोलिक हूँ, और मेरा 16 घंटे काम करने के बाद मैं फ्रेश होता हूँ, 8 घंटे के बाद थक जाता हूँ। मतलब आ, उल्टा। उल्टा है। 6 बजे ऑफिस से आ जाऊंगा तो फिर थक जाऊंगा, और सैटरडे संडे भी काम करूंगा तो मेरे अंदर एनर्जी भरपूर रहेगी। तो वो मेरा डीएनए, हर एक का अलग होता है। मेरा डीएनए है कि मेरा एनर्जी काम करने से आता है। तो हर एक का आंसर अलग है। मतलब मैं अपने आप को 16 घंटे काम करके एनर्जेटिक फील करता हूँ, कोई शायद से 9 घंटे करे। तो मैं हम्म। आंसर किसी और के लिए नहीं देना चाहता, बट मेरे हिसाब से the balance is the thing that keeps you happy. If I am able to contribute more, I am be able to be a better husband, I am able to be a better father, if, even after working 16 hours, then that's my balance. ग्रेट। सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, के बारे में रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं। एडवाइस टू न्यू एंटरप्रेन्योर। दो ही एडवाइस है। एक तो 15 साल की जर्नी है, 2 साल की नहीं है। गुड। 2 साल में धंधा नहीं बनते। एक यूनिकॉर्न बन जाता है 1 लाख में, लेकिन वो बाय लक बना है। हर एक यूनिकॉर्न बनने के लिए पैदा नहीं होता, लेकिन 15 साल तक लगे रहोगे तो 200-500 करोड़ तो खड़ा कर लोगे। ठीक है। तो यूनिकॉर्न बनने के इससे मत चालू करो, 200-500 करोड़ करने से करो, तो सक्सेस पक्का मिलेगी। इट्स नंबर ठीक वन। है। सेकेंड, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, कि मैं 15 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, रादर देन आज क्या कर लूँ। अगर वहां तक जर्नी लिख के रिवर्स करके यहाँ तक पहुंचोगे और फिर उसके हिसाब से एक्शन रखोगे, तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा बेटर होगे।
काफी बार ये होता है कि हम आज कैसे कर ले, सर्वाइवल से ही काम करते हैं, तो 2 साल बाद रियलाइज करते हैं कि इतनी सारी मिस्टेक कर बैठे हैं कि ये नहीं करते तो शायद से बहुत आगे होते। तो थोड़ा और पेपर पेन लेके प्लानिंग करें, स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड, कि 10 साल बाद अगर कंपनी ऐसी बनानी है तो आज क्या करना है। पेपर पेन पे बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली प्लानिंग करते हैं, बट वो प्लानिंग करेंगे तो गलतियां कम होगी। मेरा एक फेवरेट मेरा रील भी चलता है उसके ऊपर कि हाँ हाँ। वर्ल्ड बेस्ट टेनिस प्लेयर हम्म। रॉजर फेडरर ने जीवन के टोटल सम टोटल में ओनली 54% पॉइंट विनिंग पॉइंट जीते हैं, और आपने मतलब सिर्फ 4% ज्यादा पॉइंट जीते हैं उनके लाइफ टाइम में, और 4% कम हारे हैं। उससे आप वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गए टेनिस के। सेम गोज इन बिजनेस, अगर आप सिर्फ 10% ज्यादा राइट डिसीजन ले लो और 10% कम रॉन्ग डिसीजन ले लो, आप एक एवरेज बिजनेस से सक्सेसफुल और सक्सेसफुल से सुपर सक्सेसफुल बिजनेस बन सकते हो। और ये डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसमें अगर आप थोड़ा पेन पेपर लेके थोड़ा और करके करेंगे, द जर्नी विल बी डिफरेंट। ग्रेट सर, नाउ लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। ज्यादा रैपिड फायर राउंड है, सो विल कंक्लूड इन लाइक 1 मिनट और सो। सर, मोस्ट कंज्यूम फ्लेवर इन अचार सम ऑफ द कंट्री में मैंगो है, सम ऑफ द इसमें मिक्स्ड है। इंडिया में? इंडिया में भी सम ऑफ द, मतलब सम ऑफ द स्टेट्स में। अच्छा। जैसे नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो मिक्स ज्यादा खाया जाता है, आप महाराष्ट्र में साउथ में जाएंगे तो मैंगो ज्यादा खाया जाता है। मोस्ट यूनिक या अनयूजुअल अचार जो आपने सुना हो, क्या इस चीज का भी अचार मिलता नहीं, वो तो अचार हर चीज का बनता है, लेकिन बैम्बू का अचार बनता है है? आपका। बैम्बू। हाँ, जो बैम्बू शूट्स होते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट में, बैम्बू शूट्स का भी अचार बनता है, और सब चीज मेरे लिए नया है का। बहुत। हाँ सर, योर बिगेस्ट परचेस टिल डेट? हाँ, सिंगल परचेज। ये हमने जब फैक्ट्री लगाई थी 2009 से 2012 के ज़माने में, तो हमने मैटर ऑफ 3 इयर्स में टोटल कैपेक्स किया था 150 करोड़ का। तो वो 150 करोड़ रुपए की मशीन प्लांट, मशीन बिल्डिंग, वो एक सबसे बड़ा बिग मूव था। सर, हाउ डू यू इन्वेस्ट योर मनी पोर्टफोलियो इन परसेंटेज? मेरा मानना है कि बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन ह्यूमन ही कर पाएगा। तो मेरा मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स में होता है। थोड़ा सा लैंड या गोल्ड या इसमें होता है, बट मुझे लगता है कि बाकी सब चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। ओनली डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ ह्यूमन ही ला पाता है, तो इसलिए इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन इज माय। मोस्ट एंटरप्रेन्योर जो आपको बहुत पसंद है, इसको आप फॉलो करते अलग अलग है। अगर हम अपनी ही छोटी सी इंडस्ट्री की बात करें, फूड एफएमसीजी की, हैं? तो मुझे जो मार्केटिंग को अगर सीखना है, तो जो काम रियली अजय गुप्ता सर ने किया है, जो कैपिटल फूड की बिजनेस हम बात करते हैं, जो चिंग सीक्रेट हो, जो फोकस कंसिस्टेंटली एक ब्रांड को बिल्ड करने, एक कैटेगरी को बिल्ड करने का जो काम एवरेस्ट ने किया है, वो बिकाजी ने जो काम भुजिया में और ये किया है, तो ये कुछ है जहाँ से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो। बट एंटरप्रेन्योर में अगर हम ऐसे देखें तो स्टीव जॉब्स है या एलॉन मस्क है, जो हम बाहर से ले, बिकॉज जो बोल्ड थिंकिंग एंड बियॉन्ड थिंकिंग है, वो शायद से आज भी इंडिया में उस लेवल की बोल्ड एंड नहीं। बियॉन्ड थिंकिंग नहीं है। तो वहाँ से, और एंटरप्रेन्योर का वही है कि सब कुछ ऐसा सोचो कि जो आज तक सोचा किसी नहीं ने है। सोचा ही ना। हाँ। बुक रिकमेंडेशन एनी यूड लाइक टू? सिमोन सिनिक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्टार्ट विथ वाई, वाई लीडर्स ईट लास्ट, ही मुझे अच्छी लगती है। मुझे इंडियन बुक में अगर हम देखें तो नाम भूल रहा हूँ उनका, बट बिजनेस सूत्रा, ये जो आपके देवदत्त पटनायक, ये इंडियन कंटेक्स में बिजनेस बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है, जो इंडियन माइथोलॉजी को साथ में रखता है, तो ये मुझे अच्छी लगती है। सर, जो अभी आपने बोला इनफाइनाइट गेम, तो मुझे लग गया था साइमन से नहीं गए तो। और फिर एक जिम जिम कॉलिंस की भी, जो गुड टू ग्रेट एंड बिल्ड गुड टू लास्ट, वो दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती है। फंडामेंटल बुक्स है। फंडामेंटल बुक्स, मतलब वो है ना, बिजनेस बुक के पढ़ना चाहे तो पहली 2 किताबें वो वही वही पढ़ना है। चाहिए। और आपने वहां से जो स्टार्ट विद एंड बोला था, वहीं से है। हाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ किताबें। हाँ। मूवी रिकमेंडेशन? मुझे वो, मैं जो बिलीफ सिस्टम की बात करता हूँ, कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा पैरामीटर धंधे में बिलीफ सिस्टम है। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलर मूवी है लेकिन बहुत पुरानी है, एक रुका हुआ फैसला। वो मूवी है कि एक कोर्ट डिसीजन, पुराने जमाने में वो ज्यूरी होता था, कि कोर्ट डिसीजन होने के बाद 11-12 लोगों को रूम में बंद किया जाता था और फैसला किया। तो एक मूवी है एक रुका हुआ फैसला, जहाँ एक कैदी को फैसला देना है, और वो लोग 11 लोग रूम में आते हैं, 12। 12 लोग, और उसमें से 11 लोग उसको वोट करते हैं कि कसूरवार है, और एक आदमी हिम्मत करता है, जस्ट डालता है कि मेरे हिसाब से नहीं है, ट्राई तो करके ट्राई देखते। तो करो। और वो मूवी 2.5 घंटे में 11 कसूर, एक से लेके पूरे 12 की 12 बेकसूर तक आते हैं। उसमें हर व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम, वो कैसे सोचता है, वैसा क्यों सोचता है, उसके पीछे की उसकी सोच क्या है, उसको कैसे चेंज किया है, मेरे लिए वो उससे बड़ी क्लासिकल मूवी नहीं है। तो वो अडेप्शन है 12 एंग्री मैन 12 का। एग्रीमेंट का, बट बहुत अमेजिंग मूवी। मैं अभी तक कम से कम उस मूवी को 30-35 बार देख चुका हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं मूवी 1-2 बार देखी, प्ले खूब होता रहता है। अच्छा मैं कभी इसको अच्छा, मैंने मुंबई प्ले दिल्ली आज में तक। जब भी प्ले होता है ना, अच्छा तो मैं लाइव देखता हूँ। अच्छा अच्छा। और वो तो लाइव मतलब अलग ही है। एनएसडी वाले प्ले कर हाँ रहे हैं हाँ कभी हाँ। 12 एंग्री मैन को, तो आप सोचो बहुत अमेजिंग। एनएसडी का रेपेटरी वाला कर रहे हैं, हाँ तो एनएसडी के मंझे हुए हाँ प्लेयर, हाँ। और हर बार आप अलग बार आदमी को हाँ, देख रहे हो। भाई मूवी में तो वही बार आदमी वही है, वाले हैं। डायलॉग भी फिक्स है। यहाँ तो बदल बदल के मैंने कहा अच्छा,
2026 में तो कुछ ऐसी चीज पकड़ लेंगे जो 26 वाली है, हाँ तो हर बार अडेप्ट हुआ हो ओके जाता है। वेरी तो आप मेरे रिकमेंडेशन से वो देखना, देखिए 12 ट्वेल्व एंग्री एंग्री मैन प्ले, प्ले ठीक है बस किसी अच्छे हाँ ग्रुप का देखना। देखना हाँ हाँ, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट बहुत लोग बहुत करते हैं तो बैठता भी नहीं है। मूवीज में एक ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी जो इंग्लिश वाली मूवी है ये कुंफू पांडा 1 2 3 हाँ हाँ वो भी तीनों सीरीज है कि आई एम अ लीडर आई कैन इन्फ्लुएंस एंड मेक मोर लीडर एवरीबडी इज अ लीडर वन हाँ टू हाँ थ्री हाँ। जो है वो पूरा प्रोग्रेशन है कि एक एक्चुअली बिजनेस माइंड के लिए कि मैं लीडर मेरे अंदर एक लीडर है मैं और लीडर बना भी सकता हूँ एंड थर्ड इज एवरीबडी इज द लीडर तो वो पूरा ट्रांजिशन बहुत अच्छा नहीं सर, अमेजिंग मूवी, है हाँ उसको मतलब उस हिसाब से देखो ना। ची फाइंड योर ची, भाई देखिए योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, जिसको आप मानते नहीं वैसा लगता है मैं तो फेलियर के मतलब हो। बहुत कुछ करना बाकी है योर नेक्स्ट बिग गोल। सर नेक्स्ट बिग गोल जो है कि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने कुछ देर पहले कहा मिस्टेक्स 10% मिस्टेक्स तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी गलतियां की है कि अगर मैं राइट तरीके से बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करूं तो आई कैन एक्चुअली हेल्प जो आपका भी गोल है और जो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू मेक द इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 1 उस तरफ हम काम कर रहे हैं एंड कैन यू बी अ नेट वैल्यू एडर एंड देन अ डिस्ट्रॉयर तो वो सबसे बड़ा है कि ऐसा 100 200 500 एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा टच किया जाए कि वो हर एक जन जहाँ से भी निकला हो एक 500 1000 करोड़ की कंपनी बना के ही माने वो गोल के ऊपर चल चुका हूँ और मजा आता है ग्रेट। हाँ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, एक्सपीरियंस ऑफ दिस पॉडकास्ट। बहुत बढ़िया हाँ हाँ एकदम एनर्जेटिक और आई गेस डिटेल ओरिएंटेड हम घुसते चले गए अंदर 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 और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से बिजनेस के सारे जो आयाम होते हैं सारे आयाम को हमने डिस्कस बिजनेस कोच तो मेरे को बस बिजनेस वाला भी मिल जाए, और किया इट्स स्टोरी ऑफ व्यापारी टू सीईओ। हाँ एक हाँ व्यापारी कैसे सीईओ बना, हाँ जी 1 करोड़ से 500 करोड़, तो हम जी तो टाइटल भी इसको वो ही देंगे। जी और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू लव यू सर। सर जल्दी थैंक यू आप आईपीओ लेके आओ और हम फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू आईपीओ के दिन एक पॉडकास्ट और करेंगे। बिल्कुल चलो, प्लेजर। चलो thank you.